يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लोगों को मेरी आवाज़ सही आ रही है मेरे ख्याल से, मैंने चेक कर लिया है। प्लीज़ आप ये चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिएगा अगर कोई आप लोगों को आवाज़ में डिफ़िकल्टी हो। वैसे तो मैंने बिस्मिल्लाह ये खुदा के बाबरकत नाम से आगाज़ किया है, तो आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी। अगर नहीं आ रही तो मुझे जस्ट बता दीजिएगा। ओके, परफेक्ट। चलें जी, हम वेरी क्विक इसको प्रोग्राम को स्टार्ट कर देते हैं। और यकीनन आप लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड भी होंगे। इनफैक्ट मैं भी अपनी प्राइमरी जॉब से वापस आने के बाद सेशन को करवा रहा हूँ, और आप भी यकीनन अपने जॉब्स पे और अपनी स्टडीज़ के साथ मसरूफ़ होंगे, और आप रात शाम का प्रोग्राम बड़ा हेक्टिक हो जाता है। लेकिन आई होप कि मैं इसको बड़ा इंटरेक्टिव और आपको अच्छा लर्निंग एक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करूँ, ताकि आप उसको मेमोरेबल अपना ये सेशन को बना सकें। वेरी क्विक, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड एप्लीकेशन डे 1 सेकेंड बैच ऑनलाइन। हमसे पहले क्लास बेस्ड ट्रेनिंग्स के 2-3 सेशन और 2-3 ये हम करा चुके हैं सेम।
नाउ इसको हम ना ऑनलाइन को सेकंड पेज करा रहे हैं। अच्छा जी, एक सेकंड। चलिए, नो नीड माय इंट्रोडक्शन। मेरे ख्याल से आप लोग सब कुछ ये पहले सुन चुके हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ लोग नए पार्टिसिपेंट्स हैं। वेरी क्विक, Ahmad Naqvi, I have 25-year corporate experience with my first job was University of Sindh as a lecturer। वहाँ मैंने पोजीशन आई थी, तो उसके बाद मुझे पढ़ाई का टीचिंग का मौका मिल गया, तो 2 साल मैंने वहाँ पे टीचिंग की, और वहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स मास्टर लेवल को पढ़ाते रहा। इसके बाद जो है मैं प्रोफेशनल जॉब, अगर सही मानों में कहा जाए तो मैं सीमेंस पाकिस्तान में मेरा फर्स्ट जॉब मेरी थी ट्रेनी इंजीनियर के तौर पे। वहाँ से मूव किया मैंने अपने करियर को, और आई हैव अ एक्सपीरियंस ऑफ 10 years इन सीमेंस पाकिस्तान एज अ टेक्निकल सेल्स एंड मार्केटिंग। टेक्निकल हम लोग वहाँ पे प्रोडक्ट्स को डील करते थे। ऑन कॉल लॉजिस्टिक एंड मेंटेनेंस कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट मेरा होता था। आई डिड माई मास्टर इन इलेक्ट्रॉनिक्स MBA, एंड I am associate with PITAC, Expert House, NAD और बेताशा और भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं ट्रेनिंग के प्राइज अंजाम दे रहा हूँ। ये तो एक मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। सीमेंस पाकिस्तान, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा अपना ब्रीफ बताना चाह रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा नो हाउ हो जाए और सीमेंस क्या करती थी। यही हमारा इंटरेस्टेड एप्लीकेशन में मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि आपको अपने एक्सपीरियंस जो मैंने तकरीबन 25 साल से जो सीखा है सीमेंस में भी और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ पढ़ाने में भी और कॉर्पोरेट मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो मैं चाहूँगा कि वो चीज़ें आप तक ट्रांसफॉर्म होए जिसकी हमें बहुत ज़रूरत है आजकल, क्योंकि वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा लर्निंग का इनफैक्ट ऑर्गेनाइजेशंस में, जिसकी वजह से हम इस टाइप के कोर्सेज आपको अनाउंस कर रहे हैं। तो सीमेंस पाकिस्तान में मेरे जर्मनी में कुछ सर्टिफिकेशंस भी हुई थी। आई वाज द रिस्पांसिबल ऑफ इंटीग्रल प्लांट मेंटेनेंस, ऑन कॉल लॉजिस्टिक्स सर्विसेज। इसके अलावा जो है वो वॉइस मिसिंग, किसी को एक साहब का मैसेज आया है, प्लीज़ अपना हेडफोन्स को चेक कर लें। मेरे ख्याल से आप सब लोगों को तो आवाज़ आ रही है मेरी। जी, एक किसी का मैसेज आया, वॉइस नहीं आ रही। आपको आवाज़ आ रही है प्लीज़ सब लोगों को? सर आवाज़ तो आ रही है। पता नहीं किसी साहब के एकदम से वो आया मैसेज। एनीवे, तो जनाब ये है तो मेरा अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के हवाले से काफ़ी पोर्टफोलियोज़ पे काम किया, तो उन पोर्टफोलियोज़ में इंटीग्रल प्लान मेंटेनेंस की बात जो कर रहा हूँ, मेंटेनेंस सर्विसेज, लॉजिस्टिक, ऑपरेशन मेंटेनेंस, कंडीशन मॉनिटरिंग और इस टाइप की बेताशा वो सर्विसेज, वो प्रोडक्ट्स जो हम सीमेंस के इन्वायरमेंट से कस्टमर्स को यानी इंडस्ट्रीज़ को देते रहे। तो वो जो चीज़ें सीखने को मिली ऑफ कोर्स, अभी तक वो ऐसा लगता है कि तकरीबन इतना साल गुजरने के बावजूद भी वो चीज़ें रियल सेंस में पाकिस्तान में इनफैक्ट अभी तक वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुई जो हमने मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीखी या सीमेंस के साथ सीखी थी। तो बहरहाल कोशिश है कि मैं आप तो को वो चीज़ें प्रोवाइड करूँ उन चीज़ों के बारे में। तो बहरहाल ये तो मेरा सीमेंस के एक्सपीरियंस बता रहा था। बेताश ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं अपनी ट्रेनिंग्स करवाते रहूँ ताकि 200 प्लस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मेरे ट्रेनिंग्स हैं, यूनिवर्सिटी के साथ भी मेरा एक्सपीरियंस है। ये स्लाइड में आपको दोबारा से बताना चाह रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिहाज से कि इंडस्ट्री और एकेडमिया की जो एक गैप है वो इस ट्रेनिंग से आपको बहुत हद तक मैं फिल करने की कोशिश करूँगा, और कोशिश होगी कि आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे इंटरेक्ट करें ट्रेनिंग में भी और ट्रेनिंग के बाद भी, ग्रुप्स में भी, इंडिविजुअल बेसिस पे, 1-to-1 बेसिस पे भी चाहें तो, क्योंकि
असल में ये होता है जितना ज़्यादा आप लर्निंग माइंडसेट लेके आएंगे, सीखने का आप पूछेंगे जितना ज़्यादा चीज़ें, तो आपको, मुझे भी खुशी होती है और ये होगा कि आप एक्सपीरियंस को, मेरे मिसाल देने 25 साल का एक्सपीरियंस अगर इस फील्ड में है, तो आप कोशिश करें कि इस 4 वीक्स के प्रोग्राम में आप मैक्सिमम चीज़ें पूछ सकें, तो वो चीज़ें आप तक मैं ट्रांसफॉर्म कर सकूं। जो चीज़ मुझे आपसे सीखनी होगी मैं आपसे सीख लूँगा। ट्रेनिंग रोड मैप मैं आपको बता दूं, इस प्रोग्राम में हम लोग जो हैं इसको इंडस्ट्री ओवरव्यू से भी मैं शुरू करता हूं आपको प्रोग्राम को। इंडस्ट्रीज़ के बारे में आपको मैं पहले नॉलेज दूंगा सारी, उसके बाद प्रोडक्ट नॉलेज है, उसके बाद जो खासकर इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन या इलेक्ट्रिकल सिस्टम के रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको खासकर बताई जाएंगी। अच्छा, ये प्योरली आपको मैं थ्योरेटिकल लेवल पे बहुत कम बताऊंगा, मैं एप्लीकेशन लेवल पे ज़्यादा बताऊंगा, क्योंकि थ्योरेटिकल लेवल पे तो आप लोग ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज़ में और अपने एक्सपीरियंस में पढ़ रहे होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में भी और अपनी एजुकेशन में। लेकिन एप्लीकेशंस जो है वो मैं फोकस ज़्यादा एरिया होता है, क्योंकि वही मिसिंग फैक्टर है जो मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस लिहाज से यहाँ पे हम उसको चीज़ों को देखते हैं। इंटरेक्टिव सेशन है, एज मच एज यू कैन आस्क आई वुड बी वेरी हैप्पी कि आपके क्वेश्चंस का मैं जवाब दे सकूं, और नहीं भी होगा तो हम लोग इसको कोशिश करेंगे आपको एक अच्छा सोल्यूशन दें, एक अच्छी नॉलेज गेन कर सकें। आप इसमें गपशप लगाएं, चीज़ें बताएं, पूछें, तो वो बहुत अच्छा मज़ा आएगा। तो यहाँ पे हमने 3 एरियाज़ को देखने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले इंडस्ट्रीज़, प्रोडक्ट्स एंड जॉब स्किल्स। इंडस्ट्रीज़ यानी एप्लीकेशन, प्रोडक्ट उसकी रिक्वायरमेंट, और सर्विसेज स्किल्स जो आप लोग परफॉर्म करते हैं। ये तीनों चीज़ें मिलके आप लोगों को एक कंप्लीट नॉलेज बेस बनाती है। इन तीनों चीज़ों के बगैर आप कुछ भी नहीं हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले और आपको प्रोडक्ट की नॉलेज है बहुत ज़्यादा, इंडस्ट्रीज़ की सेगमेंट्स के बारे में नहीं पता, तो वो चीज़ मिसिंग फैक्टर है। यानी आप वो प्रोडक्ट तो आपके पास नॉलेज है, लेकिन वो प्रोडक्ट कहाँ लग रही है, किन एरियाज़ पे लग रही है, कौन उसको संभाल करता है, हर सेक्टर्स क्या 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 प्रोसेस में डिफरेंशिएट हैं, फ़र्क क्या है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो इससे रिलेटेड होती हैं। स्किल्स यानी आपका वो स्किल्स ही नहीं है कि आप में एक माइंडसेट, ट्रबल शूटिंग, सर्विसेज या आपकी नॉलेज वो किस लिहाज से इन तीनों चीज़ों के साथ क्लब होगी। तो ये तीनों चीज़ें आपस में जो है वो लिंक्ड हैं। ओके जी, तो यहाँ तक हमने ये चीज़ों को अंडरस्टैंड किया है। अभी कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली मुझसे पूछ सकते हैं इन चीज़ों के बारे में। कोई आपको सवाल अगर जहन में आ रहा है तो आप देख लें, कोई पूछा, कोई क्वेश्चन? ओके, नो क्वेश्चन। अच्छा, हेलो चलें। हेलो जी जी, वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जैसे कि हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी इंडस्ट्रीज में क्या क्या चल रहा है, तो उसको मतलब हम कैसे कवर करें? जी जी, मैं वही आपको ये बताऊंगा। तो इंडस्ट्रीज़ के बारे में, आपको कौन सी इंडस्ट्रीज़ है, यही मेरा आपकी मोटिव है। अब आप इसको आगे लेके, मतलब ये चीज़ आपकी क्लियर है कि आपको कैसे पता चलेगा, दिस इज़ अ क्वेश्चन। और यही क्वेश्चन मैं चाह रहा हूँ सब लोगों के दिमाग में आए। गुड, शाहिद साहब बात कर रहे थे आपने? जी जी सर। जी हाँ, ओके। शायद यही क्वेश्चन है, तो आप लोग सबको यही चीज़ें, सबसे पहले तो सवाल यही उठता है ना कि यार ये इंडस्ट्री के बारे में कैसा पता चलता है, और यही मेरा ऑब्जेक्टिव है आप लोगों के इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताने का। तो आज का जो ज़्यादातर हमारा फोकस है इंडस्ट्रीज़ के बारे में। और अच्छा सर जी, प्रोडक्ट के बारे, जी जी सर, प्रोडक्ट के जी बारे जी, में भी हमें मतलब कैसे पता चलेगा कि मतलब कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उनका इंटरनल मैकेनिज्म क्या है, कैसे कनेक्टेड है? बिल्कुल। बिल्कुल सही। प्रोडक्ट के बारे में भी कैसे पता चलेगा और चीज़ों के बारे में भी कैसे पता चलेगा, तो इस यही वजह है कि हम यहाँ पर आपको इसी की जो गैप है वही प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से मैं ये क्वेश्चन चले सबके पास शेयर करता हूँ। क्या आप लोगों को जो यूनिवर्सिटीज़ में 4 साल 5 साल आप लोग पढ़ के आए हैं और मास्टर्स कर रहे हैं जो लोग, और जो आप लोगों ने पढ़ा है,
आपने बेसिक चीज़ें अभी अंडरस्टैंड की। मैं बात करूँ लेट्स से ट्रांसफार्मर्स के बारे में, कितने लोग हैं जो ट्रांसफार्मर के बारे में जानते हैं कि ट्रांसफार्मर की क्या क्या टाइप्स हैं या ट्रांसफार्मर किस तरह का होता है? कोई मुझे रिप्लाई करेगा? शाहिद साहब, आप, ये शायद आपके अलावा कोई और साहब भी? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। हाँ सर, ये मैं बेसिकली ग्रिड स्टेशन पर जॉब करता हूँ। तो हमारा जो ज्यादातर वास्ता पड़ता है ये पावर ट्रांसफार्मर से, जो ग्रिड पे इंस्टॉल होते हैं। EHV को HV लेवल पर ट्रांसफॉर्म करते हैं। इसके अलावा जो PMT वगैरह हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हैं। कुछ ग्रिड जो हैं वो EHV यानी कि बोथ साइड पे EHV वोल्टेज होते हैं, यानी कि 220 से 132 उनको ऑटो ट्रेफो कहते हैं। तो जी जी, बेसिकली तो ये 3 से ही वास्ता पड़ता है। बिल्कुल। तो इफ्तिखार, आप इफ्तिखार बात कर रहे हैं? जी जी, राइट। जी सर, अच्छा इफ्तिखार। जी, ओके। मैं चाहूँगा कि जब आप बताएं तो अच्छा, इसमें मैं आप अपने आप को भी जो भी कोई है फर्स्ट टाइम बात करें तो थोड़ा अपने आप के बारे में भी बता दीजिएगा कि मैं आप क्या करते हैं, ताकि नॉलेज हो जाए आपकी पूरी क्लासमेट, जो भी क्लास हमारा ग्रुप है, कि कौन क्या कर रहा है। जब आप क्वेश्चन जवाब दें तो एक आपको भी मैं वो चाहूँगा कि आपको एक नेक्स्ट स्टेप तक लेके जाऊँ, ताकि आप में कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाए। वेरी गुड, आपने ट्रांसफार्मर के बारे में, ग्रिड का ट्रांसफार्मर के बारे में पता चल गया। और कोई इसमें से मैं सीक्वेंस वाइज देखूँ, हमजा, आप, कंजा हैं, एंड कासिम साहब, सहर, ये सब लोग हैं। जी, ट्रांसफार्मर हमने पढ़ा है अभी तक सर अगर यूनिवर्सिटीज़ में। जी, जी जी एक पावर ट्रांसफार्मर होता है, वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, और दूसरा जी जी सर, यही होते हैं। सही है। आप कहाँ, आपकी जॉब कहाँ पे कर रहे हैं, या आपने क्या अभी कौन सी? सर हमने अभी मतलब फ्रेश ग्रेजुएट हैं, अभी यूनिवर्सिटी पास की है, ये मार्च में सर, 2020। ओके, आपका नाम क्या है पूरा? शाहिद हुसैन भुट्टो। शाहिद हुसैन भुट्टो साहब। अच्छा, ओके। जी जी सर। तो शाहिद साहब आपने ये बता दिया, सही। हाँ, थोड़ी आपके मैं देखता हूँ। अच्छा जी, और कोई जी मैं जी कंट्रीब्यूट? कासिम साहब, आप भी ज्वाइन किए हुए हैं। जस्ट मैं ऐसे अंडरस्टैंडिंग करना चाह रहा हूँ कि CTPT, इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है कहीं? जी सर। CT और PT। जी जी सर। अच्छा, ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर्स, ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर्स के बारे में, या मैं अगर पूछूं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर्स, जी जी सर। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के बारे में पता है आपको? अच्छा, एनीवे चलें। बहुत सारे और भी जैसे ये सारी, ये वालेकुम सलाम। जी 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 जी, कौन सा? जी तो लेफ्ट हेलो। जी जी जी, बोलिए। नाले पर पूरी। जो सर कह रहे थे वो ये होता है बेसिकली प्राइमरी सर्किट को सेकेंडरी सर्किट से आइसोलेट, मतलब 230/230 वोल्ट का ही होता है वो। उसका बेसिक पर्पस यही होता है कि प्राइमरी को सेकेंडरी से आइसोलेट करता है अगर इन केस ऑफ फॉल्ट वगैरह। तो मैं भी बेसिकली डेटा सेंटर में जॉब कर रहा हूँ एज अ डेटा सेंटर इंजीनियर। ओके, हमजा, प्राइमरी को सेकेंडरी से आइसोलेट करना, चलें, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल आपने, क्योंकि आइसोलेशन ट्रांसफार्मर हमारा जो एप्लीकेशन है, आपने जहाँ पर हम हार्मोनिक्स या आपकी न्यूट्रल नहीं आ रहा होता, वहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। बाहर इसको डिटेल में देखेंगे, और इसमें क्या इसके किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया। वजह से कि मैं आपको सिर्फ एक जस्ट आइडिया सब शेयर कर रहा था कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेतहाशा हैं, सही है। हमने पढ़ी हैं बेतहाशा, आपने भी पढ़ी होंगी। जैसे CTPT के बेसिक बारे में पढ़ लिया आप। CTPT की कहाँ एप्लीकेशंस हैं वो थोड़ा सा होता है, या हम ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, हम
वोल्टेज रेगुलेटर की बात करते हैं, ये सारी प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी इंडस्ट्रीज़ में रिक्वायर्ड हो रही हैं और किस प्रोडक्ट को कहाँ पे हम लगा रहे हैं। तो जिस तरह जनरेटर्स हैं, मुख्तलिफ जनरेटर्स की साइजिंग क्या है, किस तरह के जनरेटर्स हैं, तो इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें। एनीवे अभी हम प्रोडक्ट्स पे बाद में जंप करेंगे। मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ आपको इंडस्ट्रीज से। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें ये अभी तक नहीं सही तरह से पता। इनफैक्ट जब मैंने ज्वाइन किया था तो शायद उस वक्त की बात अलग थी, लेकिन अभी भी हम स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट आवर जर्नी फ्रॉम स्क्रैच लेवल, कि हम कहाँ से अपना पहले एप्लीकेशन लेवल पे हम आ जाते हैं। सही है। तो सबसे पहले मैं आपको शेयर करूँगा चीज़, माय एक्सपीरियंस, माय फर्स्ट जॉब एट सिमेंस पाकिस्तान, जो रियल जॉब जिसको मैं कहता हूँ। मैं यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी थे, लेकिन मेरी ज़ाहिर फर्स्ट जॉब सिमेंस में हुई। इस लिहाज से देखा एज अ ट्रेनिंग जो के हवाले से यूनिवर्सिटी के बाद। लेकिन मैं अगर प्रोफेशनल जॉब की बात करूँ, फर्स्ट जॉब इन सिमेंस पाकिस्तान में जो है वो, मैं जब ज्वाइन किया जिस डिपार्टमेंट में मुझे ऑफ़र हुई, यानी बिजनेस यूनिट कहलाता था, तो उस डिपार्टमेंट में जो है वो मैं समझता था कि सिमेंस पाकिस्तान में कोई यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की शायद जॉब्स होंगी, या यहाँ पर हमें जो है वो हाईली कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ों पे काम करना होगा। लेकिन जब सिमेंस पाकिस्तान में आए और माई फर्स्ट जॉब देखी, तो मुझे पता चला कि सबसे पहले तो वेरी फर्स्ट डे मुझे एक प्रोजेक्ट असाइन हुआ। जिस प्रोजेक्ट में मैं गया उसको हम नेशनल रिफाइनरी का एक 7.5 मेगावाट का एक पावर प्लांट था, जिसकी ऑटोमेशन बल्कि मॉडर्नाइजेशन करनी थी, रिवैम्पिंग हो गई थी, यानी आपका पुराना पीएलसी को अपग्रेडेशन करनी थी। उस अपग्रेडेशन में जो है आई वाज द पार्ट ऑफ द टीम। तो ये कुछ इत्तेफाक से मेरी रियल पिक्चर मुझे नज़र आ गई बहुत फर्स्ट मेरी प्रोजेक्ट के हवाले से। तो इसमें पीएलसीज वगैरह का काम था। उसी दौरान मुझे जो है वो एक और असाइनमेंट मिला सैटरडे के दिन के। आपने ये तो साथ कर ही रहे हैं, आपने जो है वो बायर पाकिस्तान में आपने जो है वो मेंटेनेंस की एक सर्विसेज देनी है, कि हमारा डिपार्टमेंट मेंटेनेंस भी करता था कस्टमर साइट पे एंड प्रोजेक्ट्स भी। तो वहाँ पर मुझे जो है वो मेंटेनेंस ऑफ दी इलेक्ट्रिकल पैनल्स पे काम करने के लिए मौका मिला। ये मैं आपको एक्सपोजर पूरा इंडस्ट्रीज़ का दे रहा हूँ कि माइंड में हमें पता चले कि हम जो पढ़ के आ रहे हैं और हमारे पास हमें क्या इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरे आपको सक्सेस स्टोरीज़ में आपको बता रहा हूँ, केस स्टडीज़। तो वहाँ पर जो है फर्स्ट जॉब में मैं समझा कि मुझे शायद कोई ऐसा काम के लिए जाना पड़ेगा कि कोई टेक्निकल कोई प्रोजेक्ट्स हो गए। वहाँ पे मुझे कहा ब्लोर और यहाँ पे शटडाउन लिया है हमने 3.5 घंटे का, आपने जो है वो ब्लोर लगाएं और यहाँ पे पैनल की सफाई करें। एंड आई वाज शॉक्ड कि मैं समझ रहा था कि यार सिमेंस पाकिस्तान में मुझे कोई ऐसी जॉब शायद मिल रही होगी जिसमें मुझे जो है वो कोई बहुत ज़्यादा बैठ के और टेक्निकल साइड पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करने का मौका मिल रहा होगा। लेकिन जब इंडस्ट्रीज़ में इन हुए तो पता चला कि इंडस्ट्रीज़ में जो जॉब्स हैं वो इस नेचर की हैं कि आपको कभी पैनल पे मेंटेनेंस करने के लिए जाना है तो सफाई सुथराई करनी है, आपने कोई प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं तो आपने जो है वो बिल्कुल ही रिगर सर्विसेज की तरह, यानी आपने पूरी इंस्टॉलेशन भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और उस वक्त कोई आइडिया नहीं है कोई कि किस तरह आपकी ऑपरेशन, किस तरह की चीज़ें होती हैं, कोई आइडिया नहीं। सबसे किसी और से पूछ पाछ के यार क्या होता है पीएलसी, क्या होता है पीएलसी में जो है वो आईओ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, या आपका मॉड्यूल कौन कौन से होते हैं इनपुट आउटपुट के, एनालॉग मॉड्यूल है या डिजिटल मॉड्यूल है, सीट ऑफ पावर सप्लाई क्या है, इस तरह की बेताशा चीज़ें। तो दिस वाज द माय फर्स्ट जॉब। तो कॉन्सेप्ट बताने का मकसद ये है कि ये चीज़ें कोई जाने के बाद हमें एकदम से पता नहीं चली, सीखने को मिला एक दूसरे के साथ। लेकिन यहाँ पर भी प्रॉब्लम ये हुई हुई है कि ये इंटर्नशिप, ये एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से जो पढ़ के आ रहे हैं वो चीज़ बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो ये मैंने पहले भी बताया था कि यूनिवर्सिटीज़ की जो पढ़ाई में और यहाँ पर जो हमारी प्रोडक्ट एक्सपोजर जो है वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से ज़रा मुश्किल हो जाती है। आई होप कि मैं इसको क्लियर कर सकूँ। जब आप मार्केट की रिसर्च करते हैं, मार्केट में देखते हैं, तो आपको जो है वो प्रोडक्ट की नॉलेज ज़्यादा डिफ़ाइन की जाएगी। आपको कोई जब जॉब्स की एप्लीकेशंस, जो जॉब की रिक्वायरमेंट आती है, तो आपको ये
नहीं कहा जा रहा होता। ज़्यादातर अगर लेट्स से सेल्स की जॉब की बात करूं, सेल्स इंजीनियर की या टेक्निकल सेल्स पे, तो आपको कहेंगे कि यार आपको जनरेटर सेल करना है तो जनरेटर के बारे में पता होना चाहिए। जनरेटर की बेसिक ऑफ जनरेटर का कोई नहीं पूछेगा, शायद सवाल पूछ लेंगे, आपने पढ़ा हुआ होगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कितने केवीए का जनरेटर है, प्राइमरी वो अपना वोल्टेज क्या है, सेकेंडरी क्या है, चलें आपको जो है वो केवीए रेटिंग क्या होनी चाहिए, ऑल्टरनेटर क्या होना चाहिए, आपका जो है वो स्टैंड बाय जनरेटर है या आपका प्राइम जनरेटर है, सही है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में नॉलेज होती है, रेदर देन आपको डिटेल में कि जनरेटर जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन में ऑल्टरनेटर काम कर रहा है या ये नहीं किस तरह काम कर रहा है, ये बहुत कम होता है। प्रोडक्ट पे स्पेसिफिक फिर ज़्यादा बातें शुरू हो जाती हैं, यानी प्रोडक्ट की नॉलेज ज़्यादा मैटर करती है। आप अगर डाटा सेंटर्स में हमजा काम कर रहे हैं या और भी कोई लोग इस टाइप के प्रोडक्ट में, तो आपको डाटा सेंटर्स बारे में भी जो पढ़ के आए हैं, दिस इज़ समथिंग डिफरेंट कि आपने कुछ पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर आपको डाटा सेंटर में मॉनिटरिंग का काम आपको ज़्यादा मिल रहा है। आप यहाँ पे जो है वो सिर्फ आप बोरिंग हो रहे हैं कि आपके सिर्फ आप ये देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। तो ये चीज़ें हैं कि प्रोडक्ट पे ही काम करने का मौका मिल रहा होता है, तो कॉन्सेप्ट ज़रा डिफरेंट हो जाता है हमारा। नाउ आप लोगों से एक सिर्फ इस इंडस्ट्रीज में मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ, सिर्फ ये बताइए आप लोगों का करियर पाथ क्या डिफाइन है। अगर आप इलेक्ट्रिकल, टेक्निकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल, व्हाटएवर जो भी आपका भी करियर पाथ आपने जो भी एजुकेशन पढ़ रहे हैं और है, किस फील्ड को आप अपना चूज़ करना चाह रहे हैं। ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मेंटेनेंस, टीचिंग, प्लांट ऑपरेशन, कंसल्टेंसी, फील्ड सर्विसेज, सपोर्ट, सेल्स, सॉल्यूशन प्रोवाइडर, ये सारे एरियाज़ हैं जो एक फ्रेश या एक जो भी बंदा काम कर रहा होता है, नॉट फ्रेश या जॉब की रिक्वायरमेंट मार्केट में ये हैं। आपकी जो एजुकेशन की रिक्वायरमेंट जो भी पढ़ा हुआ होगा उसको यहाँ पे मैच करना है आपने, सही। मैं आहिस्ता से आपको लेके जा रहा हूँ इंडस्ट्रीज़ की एक्सपोजर की तरफ ना। तो ये एरियाज़ हैं जो एरियाज़ आपको, जिस एरियाज़ पे आपको अपना करियर आपने बनाना है टेक्निकल साइड पे, ये लिंक्ड होंगे आपके इंडस्ट्रीज से। जी चाहे ये सिर्फ चैट बॉक्स पे ही आप बात कर लें, हर कोई बता सकता है कि वाई मिसाल आप अपना करियर जो है अगर बीइंग अ फ्रेश और बीइंग एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, आपने अपना करियर को कहाँ पर फिट इन करना चाहते हैं और क्यों। लेट्स से मैं आपको बात करूँगी इफ्तिखार साहब प्रोजेक्ट्स, टीचिंग, और हमजा सॉल्यूशन, फील्ड सर्विसेज एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडर, मेंटेनेंस, कंसल्टेंसी। ओके, वेरियस आंसर ऑफ माय क्वेश्चन, सही। हर कोई अपना अपना एक आइडिया लेके आ रहा है। अच्छा, अब जब ये ऑफ कोर्स आपने कोई मेंटेनेंस में जाना चाहता है और कोई किसी में जाना चाहता है, तो इसका मतलब आपको एक अपना पैशन, आपने एक करियर आपने बताया हुआ कि हम ये इस जगह पे काम करने का वो इरादा है, या आप इसको मज़ीद अपने आपको स्किल्स आप यहाँ फिट इन करते हैं। मेंटेनेंस की जॉब्स हो गई या कंसल्टेंसी, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी लिंक्ड हैं आपकी प्रोडक्ट नॉलेज से भी और आपकी इंडस्ट्रीज से भी। और इनके बारे में अगर आप इतना करियर को इस डोमेन में रखना चाहते हैं और इसको आप फोकस कर रहे हैं, तो आपको इस चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए। फिर आप अपने आप को फिट कर सकते हैं कि कहाँ पे किस चीज़ पे हमें काम करना है। लेट्स से अब स्टार्ट करते हैं हम इंडस्ट्री ओवरव्यू 360। यानी 360 का मतलब ये है कि कंप्लीट मैं आपको इंडस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ कि इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ में क्या प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स होंगी और क्या चीज़ें चलती हैं।
उसके बाद फिर हम डिटेल जाते हैं। सही है, तो अगेन आप लोगों को मैं इंटरनेट आप लोग इस्तेमाल सब करते हैं, सभी करते हैं इंटरनेट में। ये आपने, मैं आपको जब पिंग करूंगा तो आप लोग जाग जाएगा। पिंग का मतलब ये होता है कि जब इंटरनेट में स्पीड डाउन हो जाती है तो उस वक्त आपको चेक कर रहे होते हैं यहाँ पे कनेक्शन को। सही है, ये बताइए कि कितनी तरह की इंडस्ट्रीज़ हम यहाँ पे, आपको नॉलेज है कि इंडस्ट्रीज़ कितनी तरह की होती हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं? सर ऑयल इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, ऑटोमेशन इंडस्ट्री है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। कौन सी? फार्मास्यूटिकल। ओके जी, चलें मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। फार्मा, ऑयल, ऑटोमोटिव, गुड। देखें ये बिल्कुल सही, पहले भी मैंने बताया था, अभी भी आपने इंडस्ट्रीज़ को अगर हम देखें, इंडस्ट्री का मतलब ये कि सेगमेंट ऑफ दी बिजनेस सेगमेंट्स को कह सकते हैं, या लार्ज ग्रुप ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशंस को हम इंडस्ट्रीज़ कह सकते हैं। सही, जहाँ पे कॉमन पर्पस के लिए काम किया जा रहा है। अब इसमें जो है वो हम अगर डिफ़ाइन करें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिल्कुल सही है। इसमें अगर हम डिफ़ाइन करें तो हम अगर इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास फार्मास्यूटिकल, डाटा सेंटर, एयरपोर्ट्स, ऑटोमोटिव, हॉस्पिटल्स, पल्प एंड पेपर, मेटल्स, हॉस्पिटलिटी, ऑयल एंड गैस, ये सारे हमारे पास सेक्टर्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स भी हैं और उसके सब सेगमेंट्स हैं। अच्छा, जो अगर हम इनकी सेगमेंट्स की बात करें तो इन सेगमेंट्स में कुछ हमारे पास, लेट्स से टेक्सटाइल की बात करूं, ये हमारे इंडस्ट्रीज़ का सेक्टर कहलाएगा। सीमेंट की बात करूं तो ये हमारा इंडस्ट्रीज़ का एक सेक्टर कहलाएगा। लेकिन अगर मैं हो सकता है सीमेंट को डायरेक्टली एक इंडस्ट्रीज़ का भी कह सकता हूं, वो भी हमारे इंडस्ट्रीज़ में कहा जा सकता है। रिफाइनरी, ऑयल एंड गैस सेक्टर्स के सब सेगमेंट में आ जाता है। सही है, और यूटिलिटी यानी हमारे पास जो यूटिलिटीज़, पावर जनरेशंस, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन की चीज़ें हैं, वो सारी हमारी चीज़ों में आई थी। मैं मज़ीद अभी आपको और इसमें बारे में बता देता हूँ। पाकिस्तान में ये सेक्टर्स डिफ़ाइन जो है, मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं। मतलब पाकिस्तान की अगर हम जोग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखें तो कुछ इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान में जो हैं वो नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल रीजन, अगर मैं देखूँ थोड़ा, इसमें साउथ सब जगह लिख दिया मैंने गलती में, सब भी सेंटर वाला, बीच वाला जो सेंटर है, और नॉर्थ। तो हमारा जो सेंट्रल रीजन है वो हमारा पंजाब साइड पे कहलाते हैं। सही, नॉर्थ जो है इस्लामाबाद और हमारा जो है वो इससे अपर साइड पे है, और हमारा जो है वो साउथ रीजन जो है वो सिंध, कराची, हैदराबाद, कोयटा, ये सारे रीजन हैं। हर सेक्टर्स में अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के ज़्यादा हैं, कुछ कम है। लेट्स से अगर मैं बात करूं एक्सप्लोरेशन यानी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज, तो वो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री जो है वो हमारे पास सिंध में है, या हमारे पास दूसरे सेगमेंट्स में बात मुल्तान और साइड पे आ सकते हैं, लेकिन बदीन साइड पे आएंगी। सही, जहाँ पे एक्सप्लोरेशन है ज़्यादा। पाकिस्तान में अगर मैं ये बात करूँगा कि जो इंडस्ट्रीज़ टेक्सटाइल, वो पंजाब में और सिंध में यानी कराची में, यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। मतलब ये आपको थोड़ा सा नॉलेज बेस दे रहा हूँ कि इंडस्ट्रीज़ कहाँ ज़्यादा हैं पाकिस्तान में और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं। अगर मैं बात करूँ नॉर्थ साइड पे यानी इस्लामाबाद और पेशावर साइड पे, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत कम मिलेंगी आपको। सही है, तो ये आपका फोकस एरिया भी डिफाइन कर रहा है कि आपने किन एरियाज़ और किन जियोग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आपने कहाँ फोकस कर रहे हैं। सर्जिकल इंडस्ट्रीज़ की हम बात करते हैं तो गुजरावाला और ये इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। सही, इंजीनियरिंग वगैरह की बात करते हैं। टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो आपके पास यहाँ पर ज़्यादातर जो टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है वो नॉर्थ यानी इस्लामाबाद और इस एरियाज़ में इनके हेड ऑफिस और इनके ज़्यादातर ऑपरेटर्स हैं। तो दिस इज़ अ वेरी सिनॉप्सिस मैंने आपको शेयर किया है कि इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान में कहाँ का किस तरह की होती हैं।
लेकिन अब मैं डिटेल में अगर बात करूं तो हमारे पास जो है वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज रिक्वायर डिफरेंट सॉल्यूशंस। हमारे पास डिफरेंट इंडस्ट्रीज अगर मैं बात करूं, इंडस्ट्रीज, टेलीकॉम, ऑयल एंड गैस, यूटिलिटीज़, इनको मैं सब सेगमेंट्स में अगर डिफाइन करूं तो हमारे पास इंडस्ट्रीज में सीमेंट, टेक्सटाइल, स्टील, फार्मा, पल्प एंड पेपर, फूड एंड बेवरेज प्रोसेसेस इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइज़र, ये सारे अगर हैं तो ये सब सेगमेंट्स हमारे इंडस्ट्रीज के सेगमेंट्स और ये इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हमारे यहाँ पर हैं। इस तरह हम बेतहाशा और सेक्टर्स बना सकते हैं। यूटिलिटी, ख़ास कॉमन सेक्टर्स जो निकाले गए हैं, जो ज़्यादातर अगर आप जब अपनी जॉब्स के लिए जाते हैं या आप अपने किसी प्रोफेशनल लाइफ में बात करेंगे तो आपको इन इंडस्ट्रीज सेक्टर्स इनके बारे में बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए, क्योंकि बात आपको यहाँ पे जब भी कोई जॉब्स मिलती है या जब आप बात करते हैं तो आपको ये कहा जाएगा कि यार टेलीकॉम इंडस्ट्री में तो आप डाटा सेंटर्स या आपको सेगमेंट मोबाइल ऑपरेटर्स, इनकी एब्रीवेशंस और इनकी जो टर्मिनोलॉजीज है वो बहुत ज़्यादा पता होने चाहिए, क्योंकि ये आपकी एप्लीकेशन से रिलेटेड आ जाती है चीज़ें। इंडस्ट्रीज़ में मैं अगर बात करूँ तो फार्मा का प्रोसेसेस, सीमेंट के प्रोसेसेस, टेक्सटाइल के प्रोसेसेस, इन सब के प्रोसेसेस हमारे पास जो है वो सबके डिफरेंट हैं और डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं इनकी। मैं अगर बात करूं यहाँ पे ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज़ की, तो यहाँ के ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज़ की एक्सप्लोरेशन, रिफाइनरीज, ऑफशोर प्रोडक्ट्स, ये सारी अगर बात करें तो इनकी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होंगी। टेलीकॉम इसलिए इनको सेगमेंट्स वाइज किया गया है कि ताकि आप लोग समझ सकें कि कौन सी प्रोडक्ट किन सेगमेंट्स को ज़्यादा फॉलो करती है और उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा क्या है। लार्ज अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज़ में तो यहाँ पे आपको इन सेगमेंट्स में मोस्टली आपको जो है वो हाई पावर्स की बात की जाएगी, यानी आपके पास यहाँ पे ग्रिड स्टेशंस की बात की जाएगी, यहाँ पे आपको पावर ट्रांसफार्मर्स की बात की जाएगी। सही है। टेलीकॉम में आपको नॉर्मली ग्रिड स्टेशंस की बात कम की जाएगी, इतनी ज़्यादा यहाँ पे ग्रिड स्टेशंस की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। यहाँ पे आपको जो है वो सब स्टेशंस पे ही काम चल जाता है नॉर्मली। ऑयल एंड गैस में जो है वो आपको ग्रिड स्टेशन की ज़रूरत देखने को मिलेगी। रिफाइनरीज में ग्रिड स्टेशन की रिक्वायरमेंट मिलती है। यूटिलिटीज़ कंपनी में आपको ग्रिड स्टेशन की रिक्वायरमेंट नज़र आएगी। अब इन सब जगहों पे ये प्रोडक्ट सेगमेंट के वजह से आपको जो है वो पता चलता है कि यार इन प्रोडक्ट पे हर प्रोडक्ट जरूरी नहीं है कि मैं पावर ट्रांसफार्मर के बारे में नॉलेज है तो वो हर पावर ट्रांसफार्मर हर सेगमेंट में फिट इन होता है। तो हर जो आपका एरिया और फोकस एरिया आप डिफाइन करना चाह रहे हैं, आपने कहा कि यार मुझे जो है वो इस डोमेन में काम करना है या इस आपने जो है वो इंडस्ट्री में काम करना है, तो उसकी प्रोसेसेस डिफरेंट हैं, उनकी प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। राइट, यहाँ तक क्लियर है आपको थोड़ा सा, या मजीद इस पर हम और बात करूँ मैं? यूटिलिटीज है सर। सही है। यूटिलिटीज़ में जो मैंने आपको जैसे बताया कि आईपीपीज, ये आईपीपीज क्या चीज़ें हैं, थोड़ा कोई बताएगा? इंडिविजुअल पावर प्लांट सर। इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स, बिल्कुल सही है, सही है। अब इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स जो हैं वो मैं आपको डिटेल बाद में बताऊंगा, लेकिन ये एक सेगमेंट्स बताया गया है यूटिलिटीज़ कंपनी। अगर आपने जॉब्स को फोकस कर रहे हैं और इंडस्ट्री को फोकस कर रहे हैं तो आपको पता है क्या यूटिलिटीज़ में हमें, अगर मैं इन एरियाज़ को फोकस करूं अपना, देखें इस प्रोग्राम का फ़ायदा आपको ये है कि आपको जब इंडस्ट्रीज़ की नॉलेज होती है तो आप फोकस होके उसको अट्रैक्ट करेंगे। आपने वहाँ पर जो है वो हिट करना है ताकि आपकी स्किल्स ज़्यादा एनर्जी वहाँ पर एनर्जी लगाएं जहाँ आपकी पैशन है और जहाँ पे आपको जो है वो इंटरेस्ट है आपका। सही है। इस लिहाज से ये डिफ़ाइन करने का मकसद मैंने शुरू में सवाल ये था कि आपको पता हो जाए कि यार मेरा अगर इंटरेस्ट जो है यूटिलिटीज़ कंपनी में, लेट्स से इफ्तिखार अगर के इलेक्ट्रिक में काम में कर रहे हैं या किसी ग्रिड पे काम कर रहे हैं, तो उनको नेक्स्ट मूव उनका पता है कि मैं अगर इन एरियाज़ पे अपनी फोकस करूँगा, इन प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा नॉलेज हासिल करूँगा, तो मेरी जो है वो जॉब स्किल्स और जो है वो कॉम्पिटेंसी ज़्यादा अच्छी तरह से डेवलप होगी और मैं ज़्यादा अच्छी तरह अपने आप को देख सकूँगा, रेदर देन कि जो गलती करते हैं मल्टीपल होके हम अप्लाई कर रहे हैं, मल्टीपल करें कहीं भी जॉब मिल जाए, तो वो चीज़ें जो है वो ज़रा मुश्किल हो जाती हैं। ये फ़ायदा भी है इस इंडस्ट्रियल सेगमेंटेशन का कि आपको उन प्रोडक्ट की नॉलेज भी पता हो।
अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूँ जैसे इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ की अगर हम फोकस की बात कर रहे हैं तो सीमेंट इंडस्ट्रीज़ का प्रोसेसेस पता होना बहुत ज़रूरी है अगर हम किसी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं अपना किसी इंडस्ट्रीज़ में। सही है, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, बिल्कुल सही है। लेट से मैं बात करता हूँ सीमेंट इंडस्ट्री। सही है, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ का प्रोसेस ये है कि क्लीन प्लांट प्रोसेस होता है, क्लीन की क्रशिंग हो रही है, उसके बाद जो है वो आपको इसमें इलेक्ट्रिकल की रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए ये पता होना चाहिए। लेट से मैं बात करूँ कि यहाँ पे मोटर्स जो है वो MVA रेटिंग की मोटर्स लगनी है, 13.8 kV की मोटर्स हैं यहाँ पे, 6.6 kV की मोटर्स यहाँ पे इंस्टॉल होती हैं। तो यहाँ पर जो है वो रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। लेकिन मैं अगर फार्मा इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ तो फार्मा इंडस्ट्रीज़ में जो है वो मोटर्स इतनी हाई रेटिंग की नहीं रिक्वायरमेंट होती। यहाँ पर 400 वोल्ट्स की मोटर्स पे काम चल रहा होता है, या सिर्फ आपको पैकिंग मशीन पे काम हो रहा है, या आपको छोटा मोटा आपकी जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ पे काम हो रहा है, तो वहाँ पर हाई रेटिंग की प्रोडक्ट की नॉलेज रिक्वायरमेंट नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। सही है, पल्प एंड पेपर में, पल्प एंड पेपर यानी आपकी वो प्रोडक्ट जो आपको बिल्कुल वुड से लेके आपको पेपर बनाती है, पल्प बनाती है, उससे आपको पेपर बनाती है। ये बहुत ज़्यादा हाई स्किल रिक्वायरमेंट्स होती हैं यहाँ पे आप मोटर्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर आपको इनकी प्रोडक्ट नॉलेज डिफरेंट होती है। सही है, फूड एंड बेवरेज की बात करूँ तो यहाँ पर भी आपको जो है बहुत नॉर्मली मोटर्स, आपको फूड एंड बेवरेज में आपको बड़ी मोटर्स और आपको हेवी लोड मोटर्स ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको होती है। यानी इसमें अगर बात करूँ तो शुगर इंडस्ट्रीज़ है, फूड एंड बेवरेज में अगर बात करूँ तो इसको अगर बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत हाई पावर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि क्रशिंग आपको कर रहे हैं आपको शुगर कैन से, तो यहाँ पे प्रोसेस। मकसद बताने का ये है कि इस इंटायर प्रोडक्ट्स जो है वो आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड डिफरेंट हो जाएंगी। टेलीकॉम सेक्टर की हम बात करते हैं तो टेलीकॉम में जो है डेटा सेंटर्स, अब यहाँ पर डेटा सेंटर्स में जो है वो आपकी बिल्कुल रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। अगर कोई इंजीनियर अपना करियर डेटा सेंटर्स में बनाना चाहता है तो यहाँ पर आपको पावर साइड पे आपको जो है वो 1 मेगावाट मैक्सिमम या 400 kVA, 600 kVA, 800 kVA ये लोड आपको रिक्वायर्ड होता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स या मोबाइल ऑपरेटर्स की बात करें तो यहाँ पे BTS यानी आपका जो टावर्स होते हैं वो आपको रिक्वायर्ड होते हैं। वो आपको नॉर्मल टावर जो होते हैं वो आपको 10 kVA के लोड को पे सस्टेन करके चल रहे होते हैं, या 48 वोल्ट्स पे काम कर रहे होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इसका मतलब ये है कि आपकी नॉलेज एरिया डिफरेंट एरियाज़ पे डिफरेंट होना चाहिए होगा अगर आपको जिस पे भी फोकस कर रहे हैं। राइट जी, सोलर है उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं, सोलर पे और विंड्स पे क्या किस तरह के होते हैं। यानी अगर आपको जो एक टोटल विंड पावर प्लांट है विंड का, तो 50 मेगावाट का आपका नॉर्मली पावर प्लांट अगर स्टेबल हो रहा है, अगर इसकी एक जो विंड टरबाइन है वो 2.5 मेगावाट के करीब आपकी लेती है या प्रोड्यूस करती है आपको, और इस तरह के आपके नॉर्मली विंड टरबाइंस लगे होते हैं। सही है जी, तो इन नट शेल के आपको जो है वो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स आती है। सही है, अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि आपको जब इंडस्ट्री ओवरव्यू में बता रहा हूँ उसमें हमें एक प्लांट लाइफ साइकिल का ओवरव्यू बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी आपको इंडस्ट्रीज लगती है तो वो आपको प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन, प्लांट सर्विसेज, उसके बाद ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, फिर आपका यानी आपका मेंटेनेंस साइकिल पे आता है। यानी प्लांट जो है आपका स्टार्ट होता है कंस्ट्रक्शन के बाद जो है मूव होके जो है वो वापस आपके पास जो है वो आफ्टर सेल सर्विसेज, यानी ये पूरा साइकिल है प्लांट का। उसके बाद प्लांट में मॉडर्नाइजेशन यानी आपके अपग्रेडेशंस अगर आपकी करनी है प्लांट में, हमेशा से कभी आपकी पावर की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएगी, कभी आपके कोई नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, तो दिस इज़ कॉल्ड प्लांट लाइफ साइकिल। तो ये एक एब्रीविएशन है जो आपको पता होना चाहिए, याद कर सकते हैं कि आप इंटायरली प्लांट लाइफ साइकिल के हर डोमेन अलग अलग हैं। ये सिर्फ इसलिए से बताया कि प्लांट एक दफ़ा लगता नहीं है, प्लांट लगने के बाद जो है वो कंसेशन वाला जो है वो प्रोजेक्ट्स में जाएगा। लेट से आपने किसी ने कहा था कि आपको वो प्रोजेक्ट्स में जाना चाहते हैं, सही है, रिप्लाई आया था। तो प्लांट का वो एरिया या कंसेशन का वो एरिया जहाँ पर आप जो है नई प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं या नए चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट करेंगे, तो वहाँ पे आपको प्रोजेक्ट साइड पे, कंसेशन साइड पे जाएंगे तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट्स
इंजीनियर की जॉब यहाँ पे आपको फिट इन होगी, अपनी स्किल्स को यहाँ पे आपने फोकस करना है। लेकिन जो मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं लोग, किसी ने कहा था हम ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, तो वो आफ्टर सेल सर्विसेज के एरिया की प्रोसेसेस डिफरेंट हो जाएंगे। मैं अभी इस वक्त जो फोकस बता रहा हूँ कि हर इंडस्ट्रीज और हर सेगमेंट्स के प्रोसेसेस डिफरेंट हैं। मेंटेनेंस वाला जो है उसके प्रोसेसेस डिफरेंट हैं, उसकी जॉब नॉलेज डिफरेंट है, उसकी KPIs डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू कंस्ट्रक्शन या प्रोजेक्ट वाले के। उसने प्लांट लगाना है, प्रोजेक्ट ख़त्म करना है और चले जाना है नए प्रोजेक्ट्स पे अगर बात होती है। लेकिन जो मेंटेनेंस वाला बंदा है उसको मशीन के साथ हर दफ़ा जो है इन्वॉल्व रहना है, कंस्ट्रक्शन फेज़ में नहीं होगा, वो फेज़ उसका मेंटेनेंस साइट का आफ्टर प्लांट लगने के बाद आता है। क्लियर है जी? ये कुछ प्लांट लाइफ साइकिल अगर आपको कि हर एरियाज जो है वो डिफरेंट आ जाएंगे, हर इसकी जॉब स्किल्स डिफरेंट हैं पूरा प्लांट लाइफ साइकिल में। और प्लांट जो है वो कंटिन्यूसली एक दफ़ा लगेगा, वो ख़त्म नहीं होता, वो चलता ही रहता है। उसमें कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन आएगी, कहीं आपकी मेंटेनेंस आएगी, कहीं आपकी रहेगी, लेकिन हर एरियाज़ की स्किल्स डिफरेंट हैं। सही है? क्लियर जी? कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? चलें जी, अब मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट का आपको एक फ्लेवर जी शाहिद साहब कुछ पूछ रहे हैं? सर जैसे आप बात कर रहे हैं प्रोडक्ट्स की, जैसे आजकल चाइना की प्रोडक्ट्स आ रही हैं सर, उसका पता नहीं कौन कौन सी वो आईसीज यूज कर रहे हैं या कौन सा मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं। अगर हमें वही पता नहीं होगा तो हम सब मेंटेनेंस उसकी किस तरह करेंगे। आप फर्ज करें कि एक हमारी बायोमेट्रिक मशीन है, अगर वो थोड़ी उसकी एक आईसी खराब हो जाती है तो हम पूरी बायोमेट्रिक चेंज करते हैं। जी तो सर उसके हिसाब से मतलब क्या करना चाहिए या क्या नहीं, वो बताइएगा। वो जो क्योंकि अगर सर जी जी जी, अगर हमें फुल नॉलेज नहीं होगी तो हम उसको मतलब देख ही नहीं पाएंगे कि मतलब जो फॉल्ट है वो किस चीज़ में है। बिल्कुल। उसको मैं अभी आपको बताता हूँ कि प्रोडक्ट ये जो आईसी चाइना की कंपनी है, पहले जो है मेजर प्लेयर्स कौन से हैं इस फील्ड में, वो भी आपको स्लाइड दिखाऊंगा ताकि आपको ये जी पता होना जी चाहिए कि कौन प्रोडक्ट बनाने वाला है। सही है? इन चीज़ों को सही है, पहले तो ये क्लियर सही है। अभी तो ये क्लियर है कि इंडस्ट्रीज़ आपको क्लियर हैं, हर इंडस्ट्रीज़ जी के जी सर सेगमेंट्स अलग हैं, हर इंडस्ट्रीज़ के प्रोसेसेस अलग हैं, हर इंडस्ट्रीज़ में रिक्वायरमेंट अलग है। सही है? ये बिल्कुल वेरी मच क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम अपने आप को फोकस कर रहे हैं उस एरियाज़ पे कि यार मुझे कहाँ पे मेरा इंटरेस्ट है। सही है? अदरवाइज जी आप सर लोग लूज़ कर जाएंगे। सही, तो आप अपना पहले डोमेन डिफाइन कर लें, प्रोडक्ट डिफाइन करें, उसके बाद जो है आपने उस एरियाज़ पे अपने आप को काम करना शुरू करें। अब हम जब बात ये कर रहे हैं कि प्लांट लाइफ साइकिल की बात हो गया प्रोडक्ट पे, अब मैं अच्छा प्रोडक्ट से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक दो चीज़ें और दिखा दूँ ताकि हम इंडस्ट्री ओवरव्यू का ये थोड़ा सा हम आगे निकल जाएँ। लेट से अगर हमने बात की एक बिल्डिंग, जैसे एक इंडस्ट्रीज का सेगमेंट है हॉस्पिटल, ये आपका जब बिल्डिंग्स वगैरह। सही, अब हम नॉलेज में आपको जैसे बता रहा हूँ कि इस बिल्डिंग्स में स्टॉल बेस, इसका मतलब स्टॉल बेस से मुराद होती है कि क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। FTC बिल्डिंग लार्जेस्ट बिल्डिंग है आपके नज़दीक, उसमें क्या क्या चीज़ें लगी हुई होंगी। इलेक्ट्रिकल के हवाले से बात कर रहा हूँ जो हाई लेवल पे ना, यहाँ पर जो है वो आपको 6 मेगावाट कैप्टिव पावर जनरेशन प्लांट, यानी इनका अपना पावर जनरेशन प्लांट है जो 6 मेगावाट का है लगा हुआ। इनके पास 3 मेगावाट अलाइड गैस इंजन्स लगे हुए हैं। इनके पास जो है 2 इंजन्स लगे हुए हैं 500 किलोवाट के कमिंस डीजल जनरेट इंजन्स। इनके पास 2 मेगावाट के कमिंस के डीजल इंजन्स लगे हुए हैं, बॉयलर्स लगा हुआ है, हीट रिकवरी। सही है, आपके पास चिलर एब्जॉर्प्शन चिलर लगा हुआ है 400। सही है। अब ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट लेट से आपकी कहीं जॉब होती है, आपको जाने को मौका मिलता है, तो आप कहते हैं यार इन प्रोडक्ट पे आपने काम करना है। सही, अब ये जो 6 मेगावाट कैप्टिव पावर जनरेशन प्लांट है, इसके अंदर ड्राइवर ये पूरी इंस्टॉल बेस है किसी एक इंडस्ट्रीज़ की, यानी एक सेगमेंट बता रहा हूँ कि जो बिल्डिंग का।
इसमें ये चीज़ें लगी भी होती हैं। सही, मैं अगर बात करूँ एक स्टेडियम्स में आप कहीं जॉब करते हैं या आप स्टेडियम में आपने किसी सर्विसेज दे रहे हैं, लेट्स से जॉब कर रहे हैं या कहीं जाना मिलता है, तो इंडस्ट्री सेगमेंट्स में बता रहा हूँ स्टेडियम्स में क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं। ये मेजर जो है पोर्शन स्टॉल बेस्ड होता है प्रोडक्ट का, वो ये आपके नज़र आएगा वहाँ पे। फ्लड लाइटिंग होगी, HT पैनल्स, LT पैनल्स होंगे। सही है, ट्रांसफार्मर्स है, जनरेटर्स है, UPS है, चेंज ओवर पैनल्स हैं। यहाँ पर आपको नॉलेज एरिया या आपको यहाँ पे कोई सब स्पेशली ग्रिड स्टेशन की कोई रिक्वायरमेंट नज़र नहीं आएगी। सही है, तो इन सिंपल एरियाज में या HT पैनल यानी 400 या आपको 11 kV सब स्टेशन तक आपका काम है। उसके बाद जनरेटर आपको काम है, आपको UPS आपका काम है, चेंज ओवर पैनल्स, इन चीज़ों की नॉलेज एरिया आपको डिफाइन किया हुआ है। आप वेरी परफेक्टली काम कर सकते हैं इन चीज़ों पे अगर आपने अपनी नॉलेज एरिया देख रहे हैं। इसी तरह और बिल्डिंग्स में देखा जाए तो इस टाइप की बिल्डिंग में पैनल्स वगैरह होते हैं। ये अगर मैं कोई बिल्डिंग की बात करूँ तो यहाँ पे इस टाइप की प्रोडक्ट लगी होती हैं। सही है, तो ये एक जस्ट एक आइडिया दिया जा रहा है आपको मैंने। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट के हवाले से। ये बताइए कि ये क्या चीज़ मेरे ख्याल से हमजा आपको पता होगा बेसिकली, ये प्रोडक्ट कौन सी नज़र आ रही है आपको? जी सर, ये UPS है। सही है, और लोगों को भी पता है ये नॉर्मली आप लोगों ने फैमिलियर होंगे विद UPS। सही है, अब ये जो प्रोडक्ट्स UPS की है, नॉर्मली हम घरों में तो UPS देखते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए UPS हम क्यों यूज़ कर रहे होते हैं? जी शायद साहब बताइए आप। वेरी मच। सर ये तो सर्वर लग रहे हैं। नहीं, सर्वर नहीं है, ये UPS है। सर ये अगर हेलो जी 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 सर, ये इसलिए यूज़ करते हैं कि जो हमारे सेंसिटिव लोड्स होते हैं, जैसे डेटा सेंटर में सर्वर्स होते हैं, वहाँ हमें डाउन टाइम जो है वो अलाउ नहीं होता कुछ भी सेकंड्स का। तो UPS उस पर हम यूज़ करते हैं। उसमें ये होता है कि हमें बैक इन केस हमारी मैन पावर कट हो जाती है तो बैकअप हमें फ़ौरन से जो है ना मिल जाता है विद इन नो सेकंड्स टाइम। और दूसरा ये कि हमें जो है कभी कभार वोल्टेज में डिस्टॉर्शन वगैरह, उसमें स्पाइक्स आती हैं, बहुत सारी जो है ना अनवांटेड चीज़ें हो जाती हैं। तो वो UPS के थ्रू बहुत सारी चीज़ें फ़िल्टर होके भी हमारे लोड तक पहुँचती हैं, जो कि उसके लिए बड़ी बेनिफिट्स होती हैं। ये बिल्कुल सही। तो UPS का हमारा बेसिक फंक्शन जो हम लोग अभी तक जो समझते हैं वो ये होता है कि हम समझते हैं जैसे पावर ब्रेकडाउन होने की सूरत में या हमारे को लाइट जाने की सूरत में जो है वो हम सिर्फ UPS को इस्तेमाल करते हैं। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में हम UPS जो है वो हमारे पास हार्मोनिक्स, इलेक्ट्रिकल नॉइज़, हमारे पास जो है वोल्टेज वेरिएशन, सही, सर्ज और तकरीबन इलेक्ट्रिकल की 9 के करीब जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम इससे किल कर रहे होते हैं, उन प्रॉब्लम्स का हल जो इलेक्ट्रिकल की प्रॉब्लम्स है। सही है, तो ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये एक अलग बिल्कुल प्रोडक्ट का सेगमेंट है जिसको हम UPS और डाटा सेंटर्स का सेगमेंट कहते हैं, प्रोडक्ट सेगमेंट। मैं अभी तक आपको पहले जो बात कर रहा हूँ वो इंडस्ट्रियल सेगमेंट यानी इंडस्ट्रीज़ के सेगमेंट यानी वो लगेंगी कहाँ। अब प्रोडक्ट के सेगमेंट्स की बात कर रहा हूँ तो प्रोडक्ट के सेगमेंट्स में आपको ये प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन से एक पूरा एक चैप्टर है या पूरा एक आप कहेंगे या ये पूरा डाटा सेंटर और UPS एक इंटायरली एक अलग ही फील्ड है। सही है, इसी तरह अगर मैं बात करूं तो ये जनरेटर्स, ये सारी वो अभी मैं प्रोडक्ट्स आपको बता रहा हूं जो एक थोड़ा सा नॉलेज बेस के ये एक प्रोडक्ट सेगमेंट्स ही अलग अलग हैं। अगर कोई फील्ड इस जनरेटर की फील्ड में आना चाहता है या जनरेटर की फील्ड में काम कर रहा है और इंडस्ट्रीज़ के इन सेगमेंट्स में काम कर रहा है तो वहाँ पर आपको जनरेटर्स हमने देखा भी है, पता भी है, लेकिन इस इंटायरली बिल्कुल डिफरेंट है, सेगमेंट ही डिफरेंट है। सही, तो जनरेटर पावर जनरेशन थ्रू डीजल जनरेटर्स की बात कर रहे हैं या गैस जनरेटर, तो ये एक इंडस्ट्री का सेगमेंट्स ही अलग है, प्रोडक्ट सेगमेंट्स। इंडस्ट्री का हम दूसरी बात करें, अगर हम डी सेट लिखें यहाँ पे हम सोलर की बात करते हैं तो सोलर जो है वो हमारे पास ये सेगमेंट ही पावर जनरेशन जो है वो डिफरेंट है। अगर हम
विंड की बात करते हैं या सोलर की बात करते हैं, तो ये प्रोडक्ट सेगमेंट इसका बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है। सही। तो ये हम इंडस्ट्री के सेगमेंट्स के साथ इसको क्लब करना चाहते हैं, इन प्रोडक्ट सेगमेंट्स को। सही। अभी से आपको मैं जस्ट एक नॉलेज बेस बता रहा हूँ ताकि इसको क्लियर हो जाए कि हमारे पास रिक्वायरमेंट्स इन चीज़ों की इंडस्ट्री के साथ हमें क्लब करना है इन रिक्वायरमेंट्स को। राइट जी। अब आपसे ये तो इफ्तिखार साहब बहुत चीज़ें बताएंगे। ये लेफ्ट पे सबसे ज़्यादा क्या चीज़ हमारे पास नज़र आ रही है? ट्रांसफार्मर नजर आ रहा है। सही है। और कोई बताएगा ट्रांसफार्मर पे, कोई बताएगा, लेकिन ये स्पेशल कौन से टाइप का ट्रांसफार्मर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है? और पार्टिसिपेंट भी मेरे साथ हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे जो है वो हम ग्रिड स्टेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो है पावर ट्रांसफार्मर्स है। सही है इफ्तिखार? जी सर। सही है। तो यहाँ पर जो है वो पावर ट्रांसफार्मर की हम बात कर रहे हैं। तो ये पावर ट्रांसफार्मर जो है वो नॉर्मली हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और पावर ट्रांसफार्मर में फ़र्क हो जाता है, वो मैं आपको बाद में ब्रीफ करूँगा। हमने अभी तक जो घरों के बाहर देखा है ट्रांसफार्मर या इंडस्ट्री में देखा है, वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो है या PMT कहलाता है, पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर। लेकिन यहाँ पर इस ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट हमारे इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट से क्लब करनी है और डिफरेंट है। ये प्रोडक्ट सेगमेंट जो हम बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट यूटिलिटीज़ कंपनीज जो हैं, या हमारे पास सीमेंट इंडस्ट्रीज़ की बात करूँगा, तो जहाँ पे अपने ग्रिड स्टेशन लगते हैं वहाँ पर इन प्रोडक्ट की इनके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, यानी हमें पावर ट्रांसफार्मर्स पे काम करेंगे या जनरेशन ट्रांसफार्मर होंगे जहाँ पे आपकी पावर जनरेशन होती है। सही जी। तो ये प्रोडक्ट नॉलेज इन चीज़ों की होना इसलिए ज़रूरी होता है कि आप किस सेगमेंट्स को अपना करियर बनाना चाहते हैं, उस नॉलेज में आपको पता होना चाहिए। लेट्स से अगर आप डाटा सेंटर्स की बात करेंगे, वो डाटा सेंटर इंजीनियर्स जो बनना चाहते हैं, तो वो माइस भी उनको पावर ट्रांसफार्मर की नॉलेज इतनी ज़रूरत ना हो, लेकिन वो या ये ग्रिड स्टेशन के बारे में, इसलिए आप उनका फोकस एरिया रेटेड जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। इतना साहब सही है। ये आप सेंटर में हम एक देख रहे हैं, क्या चीज़ नज़र आ रही है हमें? ये हमारे पास जो है वो VCB पैनल है और ये LT पैनल है हमारे पास। सही है, क्लियर? ये चीज़ें हमारे पास ट्रांसफार्मर, MV पैनल और LV पैनल, एंड दिस इज़ अ बेसिक समझिए कि अंडरस्टैंडिंग हमारे पास। अगर हम वैसे भी देखा जाए तो ग्रिड स्टेशन के बाद अगर नॉर्मल वैसे भी अब मैं बात करूं तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल में ये तीन चीज़ें हमारे पास जो है वो नज़र आएंगी: ट्रांसफार्मर, MV, LV पैनल। अगर हम एक नॉर्मल किसी इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे, यानी हमारे पास पावर जनरेशन, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हुआ या हमारे कोई ट्रांसफार्मर होगा, उसके बाद MV पैनल लगेगा, फिर LV पैनल लगेगा। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द सब स्टेशन। नॉर्मली एक कॉन्सेप्चुअल ये होता है इसमें। ये चीज़ें हमें इनकी रिक्वायरमेंट्स हमें पता होंगी और पता होना चाहिए कि ये कहाँ और क्यों यूज़ हो रहे हैं। ये सारी वो चीज़ें जो प्रोडक्ट नॉलेज में आपके आएंगी, आ रही हैं, जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। हो सकता है अभी हमने इसको स्टडी ना किया हो, इंस्टीट्यूट वगैरह में तो खैर नहीं पढ़ाते, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो पता चलेगा कि यार ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, इन चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। ओके जी। इर्तिज़ा साहब और जितने दूसरे हैं जिनकी मैं कोई अभी तक वॉइस नहीं आ रही, कोई क्वेश्चन है अभी इन प्रोडक्ट से रिलेटेड? नहीं सर, क्वेश्चन तो नहीं है जी सर। वैसे ही कहना था कि जैसे ये हम VCB वगैरह जो हैं, अभी तो आजकल तो VCB यूज करते हैं, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। जी। तो हमारे पास यानी कि पाकिस्तान में 11 kV को HV कहते हैं, और शायद आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान जो है ये शायद इस वोल्टेज लेवल को MV कहते हैं। थोड़ा सा ये डिफरेंस थे शायद। ये है एक्चुअली। एक ये भी है कि फ्रेंच में जो है वो HT कहते हैं, हाई टेंशन। और टेंशन जो है फ्रेंच वर्ड है,
तो वोल्टेज को टेंशन यानी वोल्टेज कहलाता है बेसिकली, और उसको जो है वो फ्रेंच में टेंशन कहते हैं, अदरवाइज वोल्टेज की जगह वो फ्रेंच वर्ड होता है। और वोल्टेज लेवल का डिफरेंस होता है, लेकिन अगर हम लो वोल्टेज की बात करें तो हमारे पास LV कहला जाएगा लो वोल्टेज, यानी 400 पे हम ऑपरेट कर रहे हैं किसी चीज़ को तो LV साइड आ जाएगा। 11 kV को बात करेंगे तो हमारे पास ये MV पैनल आ जाता है, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे MV पैनल की रेटिंग हमारे पास डिफरेंट हो जाती है। अब ये बड़ा अच्छा वैसे आपने इफ्तिखार साहब ने क्लियर क्वेश्चन यहाँ पे रेज किया है और या जस्ट क्लियरफाई किया है, और ये मैं बताना भी चाहूँगा। जो मैं आपको इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट इतनी सारी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सारी लिंक्ड हैं आपकी इन प्रोडक्ट के साथ। यानी अगर हम किसी इंडस्ट्रीज़ में बात करूँगा, मैं एक यूटिलिटी कंपनी का एक स्ट्रक्चर बनाऊँ, और यूटिलिटी कंपनी में अगर हम बात करें ग्रिड स्टेशन एक अलग सेगमेंट से, एक सेक्टर अलग है, बिल्कुल सही है। उसमें हमारे पास ट्रांसफार्मर होगा, और हमारे पास जो है वो सब स्टेशन अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो है वो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स नहीं होगा, हमारे पास जो है होगा वो आपका GIS होगा, सही है। वो नॉर्मली हमारे पास होते हैं उस पैनल्स की रिक्वायरमेंट में। लेकिन जब हम नॉर्मल सब स्टेशन की बात करते हैं 11 kV, तो हमारे पास MV पैनल होगा, और उसका डाउन स्ट्रीम जो है यानी पहले लगा होगा उसके बाद LV पैनल आ जाएगा। ये हमारे किसी भी टेक्सटाइल में, नॉर्मली हम फार्मा में, हम अगर किसी छोटे सेटअप पे बात करते हैं जहाँ पे रिक्वायरमेंट लोड की इतनी ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे ये सिंपल सा होता है कि MV पैनल, LV पैनल, ट्रांसफार्मर, ये सब स्टेशन की बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ तक पावर आपकी आ रही होती है। इससे अप स्ट्रीम की बात करें तो फिर वो हम डिफरेंट हो जाती है, सही है। ये हमारे पास इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी कर रहा होता है। MV पैनल में भी हमारे पास इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी कर रहा होता है कि हम किस इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर्स में भी एक ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर या पावर ट्रांसफार्मर, इसकी भी रेटिंग हर इंडस्ट्रीज वाइज वेरी कर रही होती है। लेट्स से यूटिलिटीज़ कंपनी की बात करूं तो हमारे पास के इलेक्ट्रिक की पावर रेटिंग, यानी अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करें तो लेट्स से ये 415 वोल्ट इनका सप्लाई पे दे रहे होते हैं। अगर मैं वापडा की बात करूं तो 400 पे होगा। दोनों की रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो जाएंगी इंडस्ट्री टू इंडस्ट्रीज, और आपकी यूटिलिटीज़ की जो ऑपरेटिंग वोल्टेज हैं या ऑपरेटिंग रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं। इसी तरह अगर हमें USA की बात करूं तो वहाँ पर 110 वोल्ट पे काम हो रहा है, 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे काम हो रहा है। तो प्रोडक्ट इसी तरह वेरी भी कर रही हैं, और वहाँ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफरेंट भी हैं। इंडस्ट्रीज़ में आपको इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा फैमिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है जब आप इन इंडस्ट्रीज़ पे काम करते हैं। अगर ऑयल एंड गैस कंपनीज़ की मैं बात करूं तो वो जो सेगमेंट है हमारा ऑयल एंड गैस कंपनी, ऑयल एंड गैस सेगमेंट्स की बात करता हूँ, वहाँ पर ज़्यादातर आपको जो है 110 वोल्ट की प्रोडक्ट्स बहुत सारे मिलेंगी आपको, क्योंकि इनका ऑपरेटिंग वोल्टेज बहुत सी जगहों पे 110 वोल्ट के सिस्टम पे काम कर रहे हैं, क्योंकि ये कंपनीज जो हैं वो उनका पूरा प्लांट जो है वो बाहर का डिज़ाइन हुआ आता है, और वो जो वोल्टेज पूरा सिस्टम चल रहा है नॉर्मली उनके 110 वोल्ट पे भी काम कर रहे हैं। उनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट 110 पे भी काम कर रही हैं। या अगर मैं फर्टिलाइज़र की बात करूं तो वहाँ पर आपको बहुत सी जगहों पे जो है वो 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से भी उनकी अपने सिस्टम ऑपरेट हो रहे हैं। वहाँ पर आपको जो है चैलेंजेस मिलते हैं। तो ये यूटिलिटी हर कंपनीज, हर सेगमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस वेरी कर रही होती हैं। तो यहाँ पर ये भी फ़र्क मिलता है जब आप इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा हम डीपली देखेंगे। सही, कोई क्वेश्चन हो तो सही है, नहीं तो फिर मैं आगे मूव करूँ। ओके जी, अच्छा अब जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग ये एनवी पैनल हो गया। अच्छा, अब ये जो दो मैंने आपको और मज़ीद ये जो पिक्चर्स मैं आपको शायद आपने देखी होंगी अभी, ये जो है वो एक PFIP MCC ATS, ये प्रोडक्ट की नॉलेज क्या है, मतलब ये किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं इसलिए से ये भी आपको रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो जाती हैं।
ये आपको प्योरली मैं आपको प्रोडक्ट नॉलेज अभी बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट डिफरेंट कहाँ पे आती है। लेट्स से बात करते हैं विद सेंटर से एमसीसी। एनीवन कोई बताएगा कि एमसीसी ये बहुत एक फेमिलियर वर्ड है इलेक्ट्रिकल की प्रोडक्ट में, इलेक्ट्रिकल की जॉब्स में, या आप इलेक्ट्रिकल की एप्लीकेशन जब आप बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको एमसीसी सुनने को मिलता होगा, या आपने पढ़ा होगा या देखा होगा कहीं। पता है इसके बारे में कुछ? मोटर कंट्रोल वगैरह इस तरह का कुछ है ना? जी जी, बिल्कुल, मोटर कंट्रोल सेंटर, राइट। अच्छा, इट्स वेरी गुड, आपने बताया। लेकिन और कोई बताएगा? और भी मेरे साथ अच्छा जी, चलें। मोटर कंट्रोल सेंटर जो है वो आपको रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पे आपके लार्ज नंबर ऑफ मोटर्स ऑपरेट हो रही हों, और स्पेशल जो एप्लीकेशन ज़्यादातर ये होती है जहाँ पर HVAC सिस्टम आपका ऑपरेट होता है, या स्पेशल उन एरियाज़ पे जहाँ पर आपके पास बहुत ज़्यादा मोटर्स हैं, उसको आपने सेंट्रलाइज कंट्रोल कर रहे हैं। लेट्स से टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करूँ मैं, तो हो सकता है वहाँ पे आपको जो है वो बेताशा मोटर्स हैं और आपने यहाँ पे स्टार्टिंग के लिए पूरा मैकेनिज्म बनाया हुआ है, इसके VFD लगी हुई है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स लगी हुई हैं, या स्टार डेल्टा ऑपरेशन है, एप्लीकेशन है इसकी फॉर ऑपरेटिंग, या इसके बाद आपके पास यहाँ पर वो है सॉफ्ट स्टार्टर लगा है, डोल स्टार्टर लगा है। ये सारे जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल हैं वो इसके अंदर डिज़ाइन हुए होते हैं, और मोटर्स को यहाँ से सेंट्रलाइज कंट्रोल हो रहा होता है। या इस इंडस्ट्री सेगमेंट की बात करूं तो हम, अगर मैंने आपको जैसे FTC की तस्वीर दिखाई थी या बिल्डिंग की तस्वीर दिखाई थी, तो वहाँ पर अगर सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, और आपको पता होगा कि HVAC यानी सेंट्रलाइज जो एयर कंडीशनिंग होती है, हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो होता है, ह्यूमिडिटी कंडीशन सिस्टम आपका जो है वो, उसमें हर जगह जो है आपकी बहुत सारी लार्ज मोटर्स होती हैं, तो उनको भी ऑपरेट करने के लिहाज से यहाँ पर आपको इस MCC की ज़रूरत पड़ती है, और दिस इज़ योर LV साइड के सिस्टम आपको यहाँ पे खिलाते हैं। सही चीज़, तो ये इनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो जाती है। सही, अब मैं लेट से बात करता हूँ ATS पैनल। यहाँ पर जो है वो ATS पैनल जो है वो, सुना होगा आपने, जनरेटर्स के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? बेसिकली ऑटो ट्रांसफर स्विच होता है ये, इन केस ऑफ कोई फेलियर होता है या तो उसमें वो ट्रांसफर कर देता है एक। somehow you are right, but प्रैक्टिकली अगर एप्लीकेशन वाइज बात करूं तो वो ऑटो ट्रांसफ़र स्विच है, बिल्कुल राइट। नॉर्मली और फंक्शन कोई मतलब फंक्शन यही है, लेकिन इसको थोड़ा सा और कोई लिबरेट करेगा। कंजा आप या हमजा, इफ्तिखार? जी सर, के इलेक्ट्रिक और जो है आपकी जनरेटर वो है वो सिंक हुए हुए होते हैं विद इन सम टाइम, कि इफ इन केस की इलेक्ट्रिक चल रही है तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो जनरेटर को स्टार्ट करके और उसको जितना भी आपका लोड है वो उसको जनरेटर के ऊपर शिफ्ट कर देता है। इसी तरीके से अगर इनकेस जनरेटर लाइट दोबारा आ जाती है तो वो उसको स्विच है। राइट, बिल्कुल सही। नॉर्मली हमारे पास जब दो सोर्स आती हैं, उन दो सोर्स को जो है वो हम, एक सोर्स अगर हमारे पास चली जाती है तो दूसरी सोर्स को हम सोर्स को इस्तेमाल करते हैं, और ये ऑटोमेटिक तरीके से काम करे। मैनुअल भी हो सकता है, लेकिन ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र होता है कि आपने जब जनरेटर्स है या आपने के इलेक्ट्रिक है या वापडा है, वॉटएवर, दोनों सप्लाई हैं, एक सप्लाई चली जाएगी तो ऑटोमेटिकली दूसरे को ट्रांसफ़र कर देगा। ये काम जनरेटर के साथ कर रहा होता है। नॉर्मल जनरेटर के लिए ऐसे या दो जगह सप्लाई जाती है, सिर्फ इसका ऑपरेशन ये होता है कि इसने आपको स्विचिंग देनी है, और आपको पर्पस इसका ये है कि आपने दो सोर्स में से किसी एक सोर्स को यूज़ करना होता है, लेकिन ऑटोमेटिक तरीके से। मैनुअल भी हो सकता है लेकिन ऑटोमेटिक तरीके से किया जाता है। यानी इसके साथ मिल के जो कम्बिनेशन होता है वो आपका AMF पैनल होता है, ऑटो मैन फेलियर विथ ATS, यानी
आपकी 2 सप्लाई इस तरह ऑपरेट होती हैं। दिस इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशन जो आपको जनरेटर के साथ, जब आप जनरेटर में आपको थोड़ा ओवरव्यू दूंगा तो आपको पता होगा जनरेटर के साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या रिक्वायरमेंट होती है। जो अभी मैं आपको जैसे कि ओवरव्यू दे रहा हूँ प्रोडक्ट के बारे में, तो उसको डिटेल में हम जहाँ जब प्रोडक्ट के बारे में समझ में आएगा तो और हम उसको देख लेंगे। लेकिन आपको एक फ्लेवर है, आप थोड़ा इंटरेस्ट पैदा हो गया यार वाकई प्रोडक्ट तो हमारी इंडस्ट्रीज़ में ये हैं। और क्या वैसे मेरा अपना एक क्वेश्चन है कि क्या मैं राइट हूँ कि क्या हमने इंडस्ट्रीज़ में या एजुकेशन जो भी हम पढ़ रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, इनके बारे में हमने कोई किसी ने बताया है अभी तक हमें कि जो असल में सर सिर्फ इनके जी नाम सुने होते हैं इनके पास, लेकिन इतना डीपली पढ़ाते नहीं जी नहीं है ना, वही मैं कह रहा हूँ। असल में मेरे ख्याल से यहाँ पे एक मेरे ख्याल से हमारे यहाँ यही मसला है कि यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में अगर हम इस सब्जेक्ट्स को पढ़ा दें मतलब फाइनली, तो मेरे ख्याल से लड़कों को या बच्चों को या जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा एक फोकस हो जाता है। आखिर में मैं यही चाहूँगा कि यूनिवर्सिटीज़ वगैरह मतलब हमारा बहुत अप्रोच होती है कि फाइनल ईयर या 6 मंथ जो है वो आपको प्रोडक्ट नॉलेज दिए जाए, प्योरली प्रोडक्ट पे काम करवाया जाए, प्रोडक्ट के बारे में पता चले, ताकि उनका कॉन्सेप्चुअल जो थ्योरिटिकल चीज़ होती है वो उससे लिंक्ड हो आपके प्रोडक्ट के साथ। और यही चीज़ें नज़र आएंगी कि जब आप इंडस्ट्री में पहुंचेंगे और आप इंडस्ट्री में आपको जॉब में काम करने को मौका मिलेगा तो आप कहेंगे यार इंडस्ट्री के ये प्रोडक्ट्स हैं। अब आप खड़े होंगे यार ये PFIP क्या चीज़ होती है, आपने पढ़ा लेकिन ये असल में काम किस तरह कर रहा है, सही है। तो पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट प्लांट कहलाता है ये PFIP, और ये इंडस्ट्रीज़ की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पर आपके लार्ज नंबर ऑफ हैवी लोड इंडक्टिव लोड आपका ऑपरेट हो रहा होता है। वहाँ पर आपको ये पावर फैक्टर करेक्शन यूनिट कहलाता है, यानी पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट प्लांट। और आप अगर इसको देखेंगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि यहाँ पर जो है वो कैपेसिटर बैंक्स लगे होते हैं जो आपको इंडक्टिव लोड को कैपेसिटिव लोड से नलीफाई करके आपको जो है वो यूनिटी पावर फैक्टर या नियर बाय यूनिट 1 पावर फैक्टर को जो दे रहा होता है, ताकि आपको इसकी पर्पस क्या होता है लगाने का इन एक्चुअल, क्योंकि ये एक इंडस्ट्रीज़ में बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। और बीइंग अ ऑपरेशन टीम या मेंटेनेंस टीम, और ये बहुत बड़ा मसला होता है कि लाजमी लगाना पड़ता है। कोई मुझे बताएगा कि हम इंडस्ट्रीज़ में इसको लगाने की वजूहत ज़्यादातर क्या है। एक तो मैंने बता दिया कि आपको यहाँ पे जहाँ पर इंडक्टिव लोड होता है वहाँ पर इसको इंडक्टिव लोड को ख़त्म करने के लिए कैपेसिटिव लोड लगाया जाता है, जिसकी वजह से हम इम्प्रूवमेंट प्लांट हम लगाते हैं। लेकिन इंडस्ट्रीज़ में इसको फोकस या पुश क्यों किया जा रहा होता है कि यार लगाएं लाजमी? सर अगर हम लोग कोई नहीं करते तो उसकी वजह से जो है ना उनको पेनल्टी पे करनी पड़ती है इंडस्ट्रीज वालों को। बिल्कुल राइट, यही वजह है असल में, ये एप्लीकेशन है इसकी, सही है कि अगर हम लोग इसको नहीं लगाएंगे तो वैसे लगाएं ना लगाएं हमारा अपना मसला है, लेकिन यूटिलिटीज कंपनी यानी के इलेक्ट्रिक वापडा आपको लाजमी आपके बिल पे पेनल्टी दे रही है, क्योंकि वो आपको अज्यूम कर रही है कि जो आपको जो सप्लाई पावर की दी जा रही है वो आपका लैगिंग पावर फैक्टर या लीडिंग पावर फैक्टर जो आपको सप्लाई यूनिटी आपको पावर फैक्टर होना चाहिए। जब आप इंडक्टिव लोड लगाते हैं यानी इंडस्ट्रियल आपकी मोटर्स ज़्यादा चल रही होती है इंडस्ट्रीज में, लेट से आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में बहुत मोटर्स लगी हुई हैं या आप किसी और एरिया में, तो वहाँ पे देखेंगे कि आप जो है इंडक्टिव लोड बढ़ने की वजह से जो है वो आपको जो है वो आपका जो प्योर सप्लाई नहीं मिल रही, जिसकी वजह से आपका बिल पे जो है वो आपको असरअंदाज हो जाता है ये। तो आपको जो लैगिंग आपका वो जनरेट कर रहा होता है पावर फैक्टर, तो उसको करेक्ट करने के लिए वो कहते हैं कि नहीं आप हमें जो है वापस सही करें और आपको पूरा जो है वन दें। तो ये रिक्वायरमेंट इसलिए है कि आपको अदरवाइज नहीं होगा तो आपको यूटिलिटीज़ कंपनियाँ पेनल्टी लगाती हैं। वेरी गुड, तो ये चीज़ एक वेरी मच क्लियर। ये जो पैनल्स MCC, ATS और PFIP, ये किस लार्ज ग्रुप में हम बात करेंगे, ये हम बात करेंगे अगर हम देखा जाए तो हमारे पास नॉर्मली इसको फॉलो करेंगे LV साइड पे। ये प्रोडक्ट की जो कैटेगरी अगर हम बात करेंगे तो इसको हम कहेंगे LV प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में आएंगी, क्योंकि ये सारी जो ज़्यादातर आपकी ऑपरेट हो रही हैं ये लो वोल्टेज पे ऑपरेट हो रही हैं। लो वोल्टेज के मुराद ये है
इंडस्ट्रियल लो वोल्टेज हम बात करेंगे तो 400 वोल्ट्स, सही है, या हम 220 की बात करते हैं सिंगल फेज, लेकिन वो कमर्शियल सप्लाई या रेजिडेंशियल सप्लाई होती है, लेकिन इंडस्ट्रीज में 400 वोल्ट्स पे हम बात कर रहे होते हैं ज़्यादातर। तो एलवी साइड पे हमारा ये ऑपरेट हो रहा होता है, सही। तो ये उस ग्रुप में फॉल कर रहा होता है। इलेक्ट्रिकल में अगर मैं बात करूंगा तो एमवी साइड पे तो इसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो जाएगी, इसकी प्रोडक्ट लाइन डिफरेंट है, लेकिन नॉर्मली एमवी पैनल जो है मीडियम वोल्टेज सप्लाई जो है वो हमें उसकी वोल्टेज में आपके मोटर्स भी आ जाती हैं, मीडियम वोल्टेज मोटर्स और दूसरे भी आ जाती हैं, लेकिन ये सिर्फ आपको जो है वो प्रोडक्शन के लिए लगाए जा रहे होते हैं, जब आपके 11 kV पे आपका सप्लाई को दिया जा रहा होता है। बेसिक पर्पस जो होता है एमवी पैनल्स का, ये प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है, सही। और इस वजह से इसको हम लगाया जा रहा होता है ताकि हमारे पास प्रोटेक्ट कर सकें अपनी कोई भी इंसिडेंट या इस टाइप की कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल शॉक्स लग सके इलेक्ट्रिकल हैजर्ड की वजह से, राइट जी। तो यहाँ तक तो हमने ये देख लिया। अब मज़ीद थोड़ा सा और मैं आपको प्रोडक्ट नॉलेज बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स में हम अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अभी एक चीज़ है, ये कहलाएगी हमारे पास ACB, ये आपको खिलाई जाएगी MCC, यहाँ पे आपके पास जो है वो SPD, और ये जो है आपका रिलेज, सही है। प्रोडक्शन रिलेज, SPD, MCCB और ACB, ये भी लार्ज ग्रुप ऑफ नॉर्मली प्रोडक्शन रिले। तो हम एक प्रोडक्ट की और मज़ीद क्लासिफिकेशन में मैं चला गया हूँ, यानी सब सेगमेंट्स की बात कर लिया से कि आपके जो पैनल्स अगर बात करता हूँ तो ये सारे पैनल्स हैं, सही है। इसको हम कहेंगे लेट्स से स्विच गियर या पैनल्स, सही है। इन पैनल्स की जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें अगर बात करते हैं तो हम जो लगी हुई होती हैं चीज़ें उसको SCBs, MCCBs, सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइसेस, रिलेज, ये इनके सब कंपोनेंट्स हैं जो आपको नज़र आएंगे। और इन कंपोनेंट्स के बारे में भी प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए या होती है, क्योंकि जब आप सिलेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट करते हैं तो आपको पता होगा कि यार ये प्रोडक्ट किस पर्पस के लिए इस्तेमाल की जा रही है, दोनों में फ़र्क क्या है, ACBs में और MCCBs में फ़र्क क्या है, या मैं सर्च प्रोटेक्शन डिवाइसेस क्यों लगाना जा रहा हूँ और रिले क्यों लगाना चाहता हूँ। चलिए क्वेश्चन टू हमज़ा ये बताएं कि SPD आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, आई थिंक आप डेटा सेंटर्स में हैं, वहाँ पर देखिएगा और पूछिएगा कि आपको ये SPD लगा हुआ है। और ये क्यों लगाया जा रहा होता है SPD? सर ये SPD शायद वोल्टेज स्पाइक वगैरह के लिए। हाँ, वैसे तो आप अगर ग्रिड स्टेशन में आप काम करें तो आपके पास तो वो सर्ज अरेस्टर्स लगे होंगे, सही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वहाँ पर सर्ज अरेस्टर्स होते हैं जो आपके लाइटनिंग अरेस्टर्स कहलाते हैं, हम जिसको कि यार लाइटनिंग आती है तो उससे आपको लगाया जा सकता है। इसी की हम सब कैटेगरी की बात करें तो मैं आपको हर डिटेल में बताऊंगा बाद में इंशाल्लाह अगर मौका लगा तो। सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइसेस यही पर्पज़ होती है कि जब आपकी हाई स्पाइक आती है, वो हाई स्पाइक जो है वो सप्रेस करके जो है ये आपको ब्लो अप हो जाता है, या तो अगर इसमें एक लिमिट होती है जैसे फ्यूज़ होता है लेट्स से, वो फ्यूज़ आपका उड़ जाता है जब आपके हाई वोल्टेज या हाई करंट आपको फ्लो करता है उसमें से। इसी तरह से जब हाई स्पाइक आएगी, वोल्टेज होगी, तो सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइसेस सप्रेस कर देता है, आपको नॉर्मलाइज कर देता है, लेकिन ये आपकी और नॉर्मल आपका फंक्शन में डिस्टर्ब नहीं करता, ये आपको पैरेलल में लगा दिया जाता है उसके साथ ही। और ये पूरा सर्च अभी आजकल इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन हम बहुत फोकस भी कर रहे हैं इस पर कि अवेयरनेस भी दें, क्योंकि आजकल जो लाइटनिंग स्ट्राइक्स बहुत ज़्यादा हुई, बहुत सारे जो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स की वजह से इक्विपमेंट डैमेज हुए हैं, ख़राब हो रहे हैं अभी रिसेंटली बारिशों के बाद। तो पाकिस्तान में पहले इतनी ज़्यादा या कराची में इतनी सर्ज या इतनी ज़्यादा लाइटनिंग स्ट्राइक नहीं हुई थी, जब बहुत हुई थी। तो ये प्रोटेक्शन है जो आपको लगाई जाती है। नॉर्मली ये जितनी भी आपको बात की जा रही है ACB, VCB, सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइसेस, रिलेज, ये ऑल आर मेंट फॉर प्रोटेक्शन पर्पस,
प्रोटेक्शन से मुराद ये कि आपको इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन या वोल्टेज प्रोटेक्शन दी जा रही है, हाई वोल्टेज हाई सर्ज को या आपको इलेक्ट्रिक हाई करंट को, उससे बचाने के लिए इन डिवाइसेस को इस्तेमाल किया जा रहा है। मीनवाइल ये भी आपको जो बता रहा हूँ कि एमवी पैनल ये भी प्रोटेक्शन डिवाइस है या उसको कहेंगे प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है। और रिले जो होती है बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन में जो लोग मेंटेनेंस साइड पे हैं जाना चाहते हैं या जो लोग ऑपरेशन साइड पे या आपकी फील्ड सर्विसेज का जो उनको कॉन्सेप्ट है ज़्यादा शौक़ है, वहाँ पर प्रोटेक्शन टेस्टिंग मैंडेटरी उनकी बहुत ज़्यादा हर रिक्वायरमेंट होती है, स्पेशली मेंटेनेंस साइड पे कि जहाँ पर पैनल पे ये प्रोटेक्शन रिलेज लगी होती हैं और उस प्रोटेक्शन रिलेज को सेंस चेक किया जा रहा होता है कि ये ऑपरेटिव है या नहीं है, कि कभी भी आपकी जो है वो हाई वोल्टेज या हाई करंट फ्लो होता है, ये इसने ऑपरेट करा के इसको ब्रेकर को बंद करवा देना होता है ताकि यहाँ से ये वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कहलाता है, यानी वीसीबी। और वीसीबी जो होता है वो आपको वैक्यूम की बेसिस पे इसका जो आपको प्रोडक्शन देता है और ये बंद करवा देता है पूरा सिस्टम को। जब भी आपका हाई सर्ज आती है या आपके हाई एबनॉर्मल वोल्टेज आते हैं जिसको या हाई करंट आता है तो ये आपको प्रोटेक्शन देगा। तो रिलेज जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल की डिवाइसेस की और इलेक्ट्रिकल की जब इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे या मेंटेनेंस या पैनल्स की बात करेंगे और उस फील्ड को आप फोकस एरिया है तो आपको प्रोडक्शन के लिए आज से कहेंगे रिलेज कौन सी रिलेज कम, तो ये बहुत सारी रिलेज हैं जो मशहूर ज़माना है और बहुत सारी जब आप इस फील्ड में उतरेंगे तो आप कहेंगे यार लोग आपसे पूछेंगे 7SJ रिले सीमेंस की है, MCC लेट से MC MKR रिले है या माइकॉम रिले है। ये वो रिलेज हैं जो बहुत मशहूर हैं और इसी पर्पज़ के लिए हैं। अगर आप इस लैंग्वेज में बात करेंगे तो कहेंगे यार वाकई इसको जानते हैं, पता है बंदे को। तो प्रोडक्शन डिवाइसेस के लिए ये रिलेज का पता होना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली जब आप MCC पैनल की बात करते हैं और MV पैनल की बात करते हैं। ACBs की बात करते हैं तो इसका भी होता है कि आपको ये किस रेंज पे ऑपरेट होता है। यानी मैं अगर बात करूं कि ACBs मैं कहता हूं यार ये किस रेंज के, ये भी पता होना चाहिए हमें कि अगर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो प्रोडक्ट में ही पता हो जाएगी कि मैं MCCB कब इस्तेमाल करता हूँ, इसकी क्या लिमिटेशन है, या ACBs कब इस्तेमाल करूँगा मैं, ये उसकी क्या लिमिटेशन है, ये कितने वोल्टेज रेंज या एम्पेयर रेंज में भी आ रहे हैं और कितने इसके जो है वो लेट से 1600 एम्पेयर का से स्टार्ट हो रहा है, 2500 एम्पेयर का है। ये इसकी रेंजेस होती हैं जो एक मार्केट में अवेलेबल होती हैं। तो प्रोडक्ट जितने भी बनाने वाले हैं वो इंडस्ट्रीज़ को देखते हुए, इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट को देखते हुए प्रोडक्ट बन रही होती हैं और उन्हीं की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा रहा होता है। सही जी। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट के ये किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होती हैं। टेस्टिंग डिवाइसेस में आपको बाद में डिटेल बता दूंगा। एंड दीज आर द मोस्ट। हेलो जी जी सर। जी जी। स्पाइक को रोकने के लिए हम आइसोलेशन ट्रांसफार्मर भी यूज करते हैं ना। किस चीज़ को? सर जो आपने कहा कि स्पाइक कभी कभी आ जाती है, उसके लिए हम आइसोलेशन ट्रांसफार्मर भी यूज करते हैं। स्पाइक के लिए आइसोलेशन ट्रांसफार्मर नॉर्मली यूज, स्पाइक के लिए तो हमारा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर तो हमारा न्यूट्रल ग्राउंड जैसे इसके लिए भी ज़्यादा प्रोड्यूस कर। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर की जो बात करें, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर ज़्यादातर जो है इंडस्ट्री में आपको जो डेटा सेंटर या आपके जो वहाँ पर लगाया जा रहा होता है जहाँ पे आपको एक न्यूट्रल पॉइंट चाहिए होता है, जहाँ पे न्यूट्रल ब्रेक हो जाता है। एक तो इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है, दूसरा ये होता है कि आपको जहाँ पे आपके पास हार्मोनिक्स या आपके पास जो डिस्टॉर्शन हो रही होती है वहाँ पे इसको क्लीन किया जा रहा होता है, उस एरियाज पे ये लगाया जा रहा होता है। स्पेशली आइसोलेशन ट्रांसफार्मर की बात कर रहा हूँ मैं। सर ये भी प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्शन के लिए नहीं, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन डिवाइस नहीं है। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर वो जो प्रोटेक्शन डिवाइसेस होती हैं वो आपको एक जैसे आपका सर्किट ब्रेकर्स होते हैं ना, तो प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्ट करेगी और आपको उस फॉल्ट से वक्ती तौर पर प्रोटेक्शन करेगी, लेकिन उसका रेमेडी नहीं है। सही है, प्रोटेक्ट ये भी मतलब ये भी जो हमारा जो सिस्टम होता है कनेक्टेड, वो जो आउट जो मतलब स्पाइक आती है उस पर तो मतलब प्रोटेक्ट करता है ना। तो जो स्पाइक आती है वो हमारे इंटरनल सिस्टम में कभी
इन नहीं हो पाएगी अगर हमारे पास ये आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होगा तो। उसमें हाँ, मतलब अगर आप किसी हद तक सही हैं। आइसोलेशन का मतलब ये होता है कि जब आइसोलेशन ट्रांसफार्मर की जो स्पेशली जो इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट में जो बात करूँ, जो हम लोग आपको मैं डिटेल बताऊंगा, जो रिक्वायरमेंट लगाई जाती है जिस एप्लीकेशन पर्पस के लिए, वो आमतौर पे लगाई जाती है आपको जहाँ पे आपके हार्मोनिक्स इफेक्ट कर रहे होते हैं, सही है, जी जी या सही है सर। सही है, या यहाँ पर आपको जो है वो न्यूट्रल प्रोड्यूस, या अक्सर जो होता है कि मैं बताऊं कि आपको इंडस्ट्रीज़ में चूहे तार काट जाते हैं आपके जो भी ऐसी डिवाइसेस, लेट से यूपीएस लगा हुआ है, यूपीएस में अगर आपके पास न्यूट्रल नहीं होगा, अनबैलेंस लोड हो जाएगा। जी जी वहाँ पर जो होता है वो आपको एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के साथ एक न्यूट्रल लगाया जाता है, या जहाँ पे आपका न्यूट्रल नहीं अवेलेबल होता तो स्टार डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये इसको न्यूट्रल प्रोवाइड किया जा रहा होता है और वो आपको न्यूट्रल भी दे जी देता जी है। तो उसकी बेतहाशा पर्पज़ हैं, बेतहाशा रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेशंस हैं, नॉट फॉर सिंगल। लेकिन जो प्रोटेक्शन डिवाइसेस की मैं आपको बात कर रहा था, उसका मकसद ये है कि ये प्रोटेक्ट करता है, रेमेडी नहीं दे रहा। यानी अगर मैं बात जी करूँगा जी रिलेज, ये प्रोटेक्ट करा देगा, ये आपको उस फॉल्ट से आपको बंद करवा देगा या शट डाउन करा देगा। सर्ज प्रोटेक्शन जी जी डिवाइसेस ये प्रोटेक्ट करा देगा, इसकी रेमेडी नहीं है कि सर्ज आएगी तो आपको सर्ज की भी आपको जो है वो सही करके दे रहा है, नहीं, ये प्रोटेक्ट कर देता है, बचा रहा है आपको। सिर्फ एमसीसी भी, एसी भी, ये सारे आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं हाई करंट पे या हाई वोल्टेज पे प्रोटेक्शन के लिए, सही है। इसका वो कोई वो नहीं है पर्पस, और ये प्रोटेक्ट करते हैं लेकिन उसकी वो नहीं, सोल्यूशन नहीं दे रहे। लेट से मैं अगर हार्मोनिक की बात करूँ तो ये आपको सिर्फ याद रखें अभी कि सिर्फ प्रोटेक्शन है, सही है। ठीक है। अच्छा, ये बात जो की प्लेयर्स ऑफ दी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर, ये प्रोडक्ट प्रोवाइडर जो हैं वो मार्केट, ये आपको टर्मिनोलॉजीज जब आप इन ब्रांड की बात करते हैं तो ये भी पता होगा कि होना चाहिए कि मार्केट में कौन से मल्टीनेशनल या एक्टिव प्लेयर्स हैं जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। बेताशा और भी चाइनीज़ कंपनीज होंगी, लेकिन अगर हम स्पेशली बात करूं लेट से ग्रिड स्टेशंस की, तो ग्रिड स्टेशंस पूरा एक प्रोडक्ट, एक सेगमेंट है। उसमें या तो जीई का आपको ग्रिड स्टेशन नज़र आएगा, ऑलस्ट्रम का नज़र आएगा, एबीबी का नज़र आएगा, या आपको सिमेंस का नज़र आएगा। शेनाइडर का नज़र नहीं आएगा, सही है, या आपके हवावी का ग्रिड स्टेशन नज़र नहीं आएगा। 3 या 4 मार्केट प्लेयर्स हैं, वो आपको ग्रिड स्टेशंस की सॉल्यूशंस पे ही काम कर रहे होते हैं, ऑलस्ट्रम, जीई, एबीबी या सिमेंस। सही है इफ्तिखार, आपके पास कौन सा लगा हुआ है वहाँ पे, किस? सर हमारे पास जो GIS है वो जी का है, जी, और जो 11 kV यानी कि जो MV कहते हैं या HV वो कहते सिमेंस हैं का होगा, सर, वो जो है सीमेंस के हैं। सिमेंस का होगा, सही है। एमवी पैनल जो है वो सिमेंस के होंगे। तो नॉर्मली जो ग्रिड स्टेशन, जो आपको मैं अभी मौका लगा तो ग्रिड स्टेशन के बारे में बता भी दूंगा। तो नॉर्मली जो ग्रिड स्टेशन बनाने वाली कंपनीज हैं, अब होता ये है कि आपको एक प्रोडक्ट, मैंने आपको इंडस्ट्री के ओवरव्यू दिया, प्रोडक्ट ओवरव्यू दिया, अब बात ये होती है प्रोडक्ट बनाता कौन है ना, तो ये भी बारे में पता होता है। जो एक जिसको कहते हैं एक क्लास प्रोडक्ट बनाने वाले, या इसकी अगर आप उस लैंग्वेज में बात करेंगे, या कोई आपसे इंटरव्यू ले रहा है या आपसे पूछ रहा है कि अच्छा ग्रिड स्टेशन के बारे में जानते हो, आपके यहाँ सारा पढ़ा हुआ है, कौन कौन सी कंपनी बनाने वाले हैं, ये बताएं कि आपको ईटन ग्रिड स्टेशन बनाती है, या शेनाइडर बनाती है, या एपीसी बनाती है। आप कहेंगे ये बनाती है, हो सकता है, लेकिन अगर आप कहेंगे नहीं सर, जीई, ऑलस्ट्रम, एबीबी या सिमेंस, दे आर द मार्केट लीडर ऑफ द ग्रिड स्टेशन। अगर मैं इस वक्त बात करूं जनरेटर्स बनाने वाले, तो मैं कहूँगा SDMO, कैटरपिलर, या ओरिएंट की बात करता हूँ तो हमारे कमिंस, सही है, इसमें लिखा नहीं, मैं आपको डिटेल बता दूंगा कि और मार्केट प्लेयर्स कौन से हैं उन प्रोडक्ट को बनाने वाले। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ तो हम कहूँगा सर ये SDMO है, कैटरपिलर है, कमिंस है, या परकिंस है। दे आर द मार्केट लीडर्स ऑफ द जनरेटर्स मैन्युफैक्चरर। मैं बात करता हूँ UPS, तो मैं कहूँगा सर ईटॉन, ABB, APC, श्नाइडर, या वर्टिव, एमर्सन, ये एमर्सन वर्टिव एक ही है। दे आर द मार्केट लीडर्स।
इंशाल्लाह मैं आपको कोशिश करूंगा, बल्कि लिख लेता हूँ, नेक्स्ट में आपको मार्केट लीडर्स जो हैं वो और भी आपको बता दूंगा, ताकि आप उसको हिफ्स कर लें, तो आपको एक बड़ा अच्छा हो जाएगा कि जब आप बोलेंगे किसी के सामने तो आपको पता होगा यार इसका प्रोडक्ट के बारे में पता है। सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप किसी गाड़ी की बात करते हैं, आपका इंटरेस्ट होता है गाड़ी, तो आप कहेंगे यार कौन सी गाड़ी चलाते हो? सर मैं टोयोटा चलाता हूँ। आप ये नहीं कहेंगे कि मैं जो हूँ कोई जिसका अनब्रांड नेम आपको पता ही नहीं होगा, उसके बारे में आप नहीं बात करेंगे, राइट? तो आपको पता होगा कि दे आर द मार्केट लीडर्स, तो उनकी बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। कि अगर मैं ट्रांसफार्मर्स की बात करता हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि who are the market leaders of the transformer manufacturer in Pakistan, और अगर मैं ग्लोबली बात करूं तो जब भी पता होना चाहिए कि कौन से ट्रांसफार्मर बनाने वाले कंपनीज हैं। सही है जी, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मार्केट लीडर्स ऑफ द प्रोडक्ट, जो मेरे को प्रोडक्ट दिखाई है इसके बारे में। अब एमवी पैनल्स लेट से बात करूं तो आपको ये पता होगा यार एमवी पैनल्स बनाने वाले मार्केट लीडर्स कौन हैं, या पाकिस्तान में कौन बनाने वाले हैं। लेट से सिमिंस हो गई, एबीबी हो गई, श्नाइडर हो गया, ये आपको एमवी पैनल्स बनाने वाले हैं। आपको एलवी पैनल्स आपको बेताशा लोकल भी मिल जाएंगे, लेकिन हम अगर बात करेंगे सॉल्यूशंस प्रोवाइडर्स की, या एक क्लास मतलब टीयर 1 की प्रोडक्ट बनाने वालों की बात कर रहा हूँ, तो टीयर 1 में जो है वो हमारे पास ये चीज़ें आ जाती हैं। मेरे ख्याल से आज के लिए आप लोगों को काफ़ी है। नेक्स्ट को मज़ीद इसी से मैं आपको लेके आगे चलूँगा, और अभी कोई क्वेश्चन आंसर हो तो पूछ लें। उसके बाद मैं आपको ये डाटा सेंटर्स का भी इंसाइट आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं, क्योंकि प्रोडक्ट लाइंस में आपको ये अगर इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो ये भी आपको पता होगा और क्या क्या चीज़ होती है। आप लोगों का इंटरेस्ट जिस लेवल पे ज़्यादा होगा मैं उसी लेवल पे अपनी प्रोडक्ट को आपको ज़्यादा ब्रीफ कर दूंगा, क्योंकि आप लोगों का इंटरेस्ट मुझे पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे ज़्यादा किस प्रोडक्ट नॉलेज को ज़्यादा आप हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि बेताशा प्रोडक्ट्स हैं, बेताशा चीज़ें हैं, लेकिन मैं कोशिश फिर वही करूँगा कि आपको उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बताऊँ। तो एनीवे लीडिंग टू जी सर मेरा क्वेश्चन था कि जो चीज़ें हम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, या इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में इतने सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं, इग्नाइट जैसे मतलब प्रोजेक्ट को मतलब सपोर्ट भी देता है, तो वो पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होते सर? क्या नहीं होते? इम्प्लीमेंट नहीं होते? इम्प्लीमेंट कौन से किसकी बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स की? जी जी सर। कौन से सर जैसे मैं बात करूँ कि आप कराची में सदर साइड जो भी जाए, वहाँ पे जो भी मतलब ट्रैफिक के वाले हैं, मतलब वो मैन्युअली मतलब हैंडल कर रहे हैं। क्या चीज़? ट्रैफिक को? जी जी सर। ट्रैफिक को मैनुअली हैंडल कर रहे हैं, लेकिन ये मैं जब सिमिंस ज्वाइन की थी मैंने, तो हमारा एक पोर्टफोलियो था ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। सही है, और उसमें हम लोग जो सिग्नल जो जितने लगे होते थे सिमिंस के ही सिग्नल्स होते थे, और ये सारा हमारा लोगो, यानी पीएलसी जो आपने अगर पढ़ी हो तो पीएलसी में लोगो सीरीज होती थी जो बेसिक होती थी, जिसमें तकरीबन 8 आईओ मॉड्यूल होते थे, 8 इनपुट 8 आउटपुट। वो लोगो प्रोग्रामिंग के थ्रू सिग्नल वगैरह सारे कंट्रोल होते हैं। पूरा कराची जो है वो पूरा सिग्नलिंग जो है पूरा कराची सिमिंस के पास थी, लेकिन अब वो ख़त्म हो गया। तो मकसद आपका बिल्कुल कहने का ये है कि हम मैनुअल कर रहे हैं, ये यहाँ पर अपनी नायली अलग बात है, लेकिन इसके सॉल्यूशंस हैं मौजूद, इम्प्लीमेंट हुए हुए थे। ये तो बहुत पुरानी बात है, आज से 20 साल पहले की इम्प्लीमेंटेड थे ये। तो ये तो खैर यहाँ पे नहीं हो रहा, अलग बात है, लेकिन ऑटोमेटेड हुआ है और सिमिंस करती थी ये। बाकी सर ये जी हाँ सर, माजरत के साथ सर ये मैं कह रहा था कि ऑटोमेटिक तो सर वो फिर इंसान भी वहाँ हो तो फिर बात है ना सर। अभी यहाँ तो ऑटोमेटिक सिस्टम अगर आप सिग्नल का लगा भी देते हैं तो यहाँ तो सब अपनी मर्जी चलाते हैं, फिर तो कोई ना रुकेगा, जो रुका है वो रुका रहेगा, जो चल रहा है वो चलता रहेगा। ऑटोमेटिक ही है, ऑटोमेटिक ही होता था, अभी भी ऑटोमेटिक बहुत सारे सिग्नल चल रहे हैं ना, आपकी बहुत जगहों पर आपके मैनुअल चल रहे हैं, लेकिन ऑटोमेटिक अभी भी आप देखें तो बहुत सारी प्रोग्रामिंग इसी तरह हुई है ना, कि आपको ये कौन प्रोग्रामिंग कर रहा है कि एक गाड़ी 5 मिनट रुकेगी, उसके बाद जो है लेफ्ट खुलेगा सिग्नल, राइट खुलेगा, उसके बाद चलेगा। तो ये पूरा प्रोग्रामिंग जो है ये भी इसमें प्रोग्रामिंग लोगो या जो भी आपकी ऑटोमेशन हुई हुई है, ये तो है। सिग्नल पूरा एक डिपार्टमेंट है जो करता है। मैनुअल तो इसलिए ऐसा होता है कि
एक अलग मसला है, लेकिन अवेलेबल है और ये किए जा रहे हैं, इम्प्लीमेंटेड है, ऐसी बात नहीं है। राइट, और कोई क्वेश्चन, ताकि सब लोगों की इन्वॉल्वमेंट लगे, कोई क्वेश्चन है तो मज़ीद, ताकि मैं पता चले कि इंटरेस्ट आप लोगों को कैसा है, या आप इस वक्त बताएं आपको अभी तक जो पढ़ाया है इज़ इट क्लियर विथ यू। कासिम साहब, आपसे भी पूछ रहा हूँ, आपका भी कोई सवाल, कोई क्वेश्चन आ जाए आप लोगों के लिहाज से, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑलरेडी कुछ फ्रेश भी हैं, कुछ ऑलरेडी जॉब्स में भी हैं, तो ये जो चीज़ है इंडस्ट्रीज़ क्लियर है। ओके, राइट, आपको किंजा, आपको भी बिल्कुल क्लियर है? दिस इज सही है। आप जी सर मुझे एक सवाल था जी जी सर, ये एसपीडी जैसे आप कह रहे थे कि ये इंस्टॉल है या नहीं, तो ये यूपीएस अगर हमने लगाया है तो यूपीएस के अंदर ही ये बिल्ट इन इंस्टॉल होते हैं ना मेरे ख्याल से, ये जो उसके हार्मोनिक्स वगैरह इस तरह की चीज़ों को सप्रेस कर देता है, अलग से तो मेरे ख्याल से नहीं लगाते इसको शायद। नहीं, ये लगाते हैं, इसकी एक लिमिटेशन होती है, यूपीएस की भी एक बैंडविड्थ होती है, बैंडविड्थ से बनाती होती है कि एक ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है कि यूपीएस ने ऑफ कोर्स सर्च को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन वो सर्च को प्रोटेक्ट जब करेगा एक उसकी भी लिमिटेशन होती है। जब हाई स्पाइक आती है और वो बियॉन्ड योर यूपीएस की लिमिट से भी ज़्यादा होती है, तो उसके साथ पैरेलल में लगाया जाता है। उन एरियाज़ पे ज़्यादा होता है जहाँ पे आपको लाइटनिंग और हाई स्पाइक्स का ज़्यादा डर होता है, उन एरियाज़ पे ये ज़्यादा लगते हैं और लगे हुए होना चाहिए। इट डिपेंड्स कौन सी सेक्टर्स या कौन सी, अब आप लेट्स से हेल्थ केयर पे बात करते हैं, यहाँ पर आपको लाजमी यूपीएस लगता है, और लेट्स से आप सीटी स्कैन हो गया या आपकी ऐसी जगहों पे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एकदम से सर्ज आती है, क्योंकि आपके पास जो है वो हैवी लोड होता है आपका एक्सरेज का, उसका जो आपकी ये मेडिकल इक्विपमेंट्स का, वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, या आपकी तो यहाँ पर लगते हैं, लगना चाहिए लाजमी, डिज़ाइनिंग का हिस्सा होता है और होते हैं जब आप लगाएंगे। ओके, तो अभी तक ये है, हो सकता है मैं आपको एक असाइनमेंट इस ट्रेनिंग का मैं आपको मज़ीद भी बता दूँ कि आपको ये अटेंडेंस लाजमी चाहिए होती है हमें, क्योंकि ये हमें शेयर करनी होती है पिटाक के साथ। सेकेंडली ये होता है कि आप लोगों को जो है वो असाइनमेंट एक लास्ट में मिलेगा, चाहे तो आप अभी से काम करना शुरू कर दें, लेकिन एक फाइनल प्रोजेक्ट होगा। प्रोजेक्ट ये है कि आपने प्रेजेंटेशन एक बनानी होगी इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट और उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कोई भी आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है, कोई एक इंडस्ट्री सेलेक्ट करनी है, उसकी आपने पूरा इनसाइट आपने उस पर वर्किंग करके देखनी है कि यार ये प्रोडक्ट मिसाल टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो कहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स लगती हैं या क्या हो सकता है, या इसी से रिलेटेड जो भी आप पढ़ रहे हैं अभी, आपको हो सकता है कोई ऐसी चीज़ जो आप मेरे लिए नई हो, उस पर थोड़ा सा आपने प्रेजेंटेशन 8 से 10 स्लाइड्स की होनी चाहिए, जिस पे आप लोग बताएं या ये देंगे कि आपने क्या किया हुआ है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ है, उसमें क्या प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, या यूटिलिटी इंडस्ट्रीज़ हैं तो वहाँ पे प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, क्या लगती हैं। एवरी इंडस्ट्री हैव अ डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइन, तो हर में आपको क्या होगी, तो ये आपको इंसाइट जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि दिस इज़ अ डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ लाइफ। सही है। और कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर इसको हम वाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट सेम डे होगा। हो सकता है मैं आपको इसमें फाइनल जो अटेंडेंस आप लोगों का है ग्रुप अलग से बन जाएगा, अभी तो एक कॉमन ग्रुप में मैं आपको डाल दिया था जिसमें आपकी रजिस्ट्रेशन थी, लेकिन ये फाइनल जो जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई है और जिन लोगों ने फ़ी पे की है और जो लोग इंशाल्लाह हमारे साथ अभी करेंगे, तो फाइनल ग्रुप हो जाएगा उसमें। मैं आपको नेक्स्ट, वैसे तो यही डेट है, लेकिन अगला शायद एक ट्रेनिंग मेरी कोलैप्स हो रही है, हेल्थ एंड सेफ्टी की हमारी सेम डे में आ रही है, हो सकता है वो अगले वाले में हो या उससे अगले में, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि एक दिन आगे जब अगर शिफ्ट करना पड़ गई तो मैं आपको शायद बताऊंगा, या उस वाली ट्रेनिंग को आगे मैं कर दूंगा। अभी तक तो यही ऑन शेड्यूल है। सही है। ओके जी, और नो क्वेश्चन, नो मोर क्वेश्चन, तो फिर मज़ीद है। बाकी आपके लिए मैं ओपन हूँ, आप मुझे कोई भी चीज़ है वो व्हाट्सअप जो आपका एक्सपर्ट हाउस वाला ग्रुप है
इनबॉक्स अलग से कर लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर है। उसमें अगर बाद में फिर मैं वही चीज़ अगर कोई इंटरेस्टेड होगी तो मैं आपको कहूँगा वो ग्रुप में शेयर कर लें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि वो पूछते हुए हेजिटेट भी हो रहा था कि पूछूँ ना पूछूँ। तो आप एज़ यू विश जितना ज़्यादा पूछें, जितना एक्सप्लोर करें चीज़ों को, वो चीज़ें आपको मज़ा आएगा, इंटरेस्ट पैदा होगा। क्योंकि अभी तक तो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं कि कहाँ होती है, एप्लीकेशन पे जितना काम करेंगे तो आपको फिर मज़ा आएगा कि यार प्रोडक्ट पढ़ाने में भी मज़ा आएगा। लेट्स से अगर आप जो लोग टीचिंग फैकल्टी से ज्वाइन है, स्पेशली आप कंजा है और भी बहुत सारे लोग हैं, आप उसको प्रोडक्ट को नॉलेज, आपने शायद पहले ही बताया था कि टीचिंग के लिहाज से ये क्या बेनिफिट है सब्जेक्ट इस ट्रेनिंग को करने का। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप उसको एप्लीकेशन लेवल पे पढ़ाएंगे तो इंटरेस्ट बच्चों का या जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा डेवलप होता है कि आपका उसको प्रोडक्ट के बारे में पता जब चल रहा होता है कि यार इसकी एप्लीकेशन ये है। हम अभी तक इंटीग्रेशन पढ़ाते आए हैं या मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था इंटीग्रेशन और मैथ्स वगैरह और इस पर हाई लेवल मास्टर लेवल पे, लेकिन एप्लीकेशन समझ में नहीं आती थी। अभी तक किसी को नहीं पता कि इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन कहाँ पे अप्लाई करते हैं हम लोग या कहाँ होती होगी। तो अगर उसको हम प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ से देखेंगे तो फिर पता चलता है कि लिंक्ड हो जाता है कि यार वाकई यार ये तो इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ बनती है। और लेट्स से अभी हम बहुत सारी चीज़ें मैं बात की CT PT, अब ये CT और PT जो है वो एक करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की जो बात की जाती है, पढ़ा भी होगा यूनिवर्सिटी में आप लोगों ने, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हैं, लेकिन उसकी असल रिक्वायरमेंट कहाँ बनती है वो एक क्वेश्चन होता है कि यार कहाँ पर हम इसको अप्लाई करते हैं, कहाँ हम इसको लगाते हैं, किस प्रोडक्ट के साथ हम इसको यूज़ करते हैं, ये चीज़ हमारे पास नज़र आती है, इसमें देखने को मिलती है। तो इस लिहाज से प्रैक्टिकली जो है वो जब बात करते हैं तो उसको इंटरेस्ट ज़्यादा पैदा होता है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज़ टाइम, और इंशाल्लाह नेक्स्ट में इससे ज़्यादा आपको मज़ीद इंटरेस्ट पैदा होगा, चीज़ों को यहीं से शुरू करेंगे। और कोई अगर चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप पूछ लीजिएगा मुझसे। सही जी, ओके जी, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।